अगले कुछ दिनों में पूरी राजधानी सदमे में थी। चौंकाने वाली घटनाओं की खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे पूरा साम्राज्य हिल गया। सबसे पहले बुर्जुआ परिवार के शक्तिशाली मुखिया बार्थोलोम्यू की हत्या हुई। इसके बाद कोएबिटस होली ऑर्डर के संस्थापक कार्डिनल हम्बर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इन सब के केंद्र में कुख्यात अपराधी मास्टरमाइंड नाइटहाउंड था। एक आधिकारिक जांच शुरू की गई और जनता के लिए एक सावधानी से बनाई गई कहानी जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि नाइटहाउंड ने बार्थोलोम्यू और अकेडमी के छात्रों के बीच डिनर पर हमला किया था। बहादुरी के आखिरी काम में मुखिया ने छात्रों को सुरक्षित बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। स्थिति अराजकता में बदल रही थी, इसलिए डेमियन डी बुर्जुआ अंतरिम मुखिया बन गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि स्थिति को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और एक नए उत्तराधिकारी को नामित किया गया है, जिससे घटना का तुरंत और आधिकारिक अंत हो गया। इस बीच 7 महान परिवारों में से 2 में उथल-पुथल के बावजूद कोलोसियो अकेडमी में जीवन सामान्य होने लगा था। कैंपस में चहल-पहल थी क्योंकि छात्र और कर्मचारी आने वाली अंतिम परीक्षाओं और वार्षिक माता-पिता शिक्षक बैठक की तैयारी कर रहे थे। अकेडमी के मैदान में घूमते हुए ट्यूडर ने बड़े पैमाने पर हुए नवीनीकरण को देखकर आश्चर्य से चारों ओर देखा। पूरे कैंपस को सुंदर चेरी ब्लॉसम पेड़ों से बदल दिया गया था, जो एक बड़े फव्वारे के चारों ओर रास्तों पर लगे थे, जिससे उसे लगा कि वो किसी अकेडमी में है या बोटैनिकल गार्डन में। उसके दोस्त बियांका और सांचो भी उसके साथ थे। बियांका सोच रही थी कि डायरेक्टर विंस्टन इतनी जल्दी इतने बड़े पैमाने पर काम क्यों कर रहे हैं, जबकि सांचो ने टिप्पणी की कि अकेडमी से कितनी ज्यादा खुशबू आ रही है। हालांकि ट्यूडर ने अपनी नाक ढक ली और शिकायत की कि उसे सिर्फ खाद की गंध आ रही है। फिर उनका दोस्त पिगी आया, जिसने बताया कि ये सुधार शायद माता-पिता शिक्षक बैठक की तैयारी के लिए किए जा रहे हैं। उसने बताया कि पूरे कैंपस में अपग्रेड हो रहे हैं। उसने बताया कि यहाँ तक कि ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पिछली परीक्षा के दौरान मैजिक बैरियर फेल हो गया था, उसे भी अंतिम क्लासिफिकेशन इवेंट के लिए नए मैजिक पत्थरों से मजबूत किया जा रहा है। पिगी ने माना कि नवीनीकरण का पैमाना बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि 7 महान परिवारों से महत्वपूर्ण मेहमानों के आने की उम्मीद थी। जैसे ही छात्र चल रहे थे, बातचीत एक अधिक व्यक्तिगत विषय पर चली गई। ट्यूडर ने बियांका से पूछा कि क्या उसका सिनक्लेयर से सुलह हो गया है, और बताया कि उसने सुना है कि उसने डॉर्मिट्री में कमरा बदल लिया है। बियांका ने निराशा में आह भरी और अपना हाथ माथे पर रखते हुए 10वीं बार समझाया कि शुरू से ही कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उदास चेहरे के साथ उसने बताया कि उसने कई दिनों से सिनक्लेयर से बात नहीं की है और उसकी दोस्त हमेशा खराब मूड में रहती है। ये मानते हुए कि सिनक्लेयर को कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है, बियांका ने फैसला किया कि कुछ समय के लिए बाहर रहना ही सबसे अच्छा होगा। सांजो ने चिंता जताई कि उसने सिनक्लेयर को ट्रेनिंग के अलावा डॉर्म के बाहर शायद ही कभी देखा है, और ये भी कि वो क्लास बंक कर रही थी। पिगी ने जोर से सोचा कि क्या दोनों लड़कियों के बीच कुछ गंभीर हुआ है। उनकी बातचीत अचानक एक खुशमिजाज आवाज से बाधित हुई जो उन्हें बुला रही थी। वे मुड़े तो देखा कि डोलोरेस एक चमकीली नारंगी रंग की कंस्ट्रक्शन वेस्ट और पीली हार्ड हैट पहने हुए जोश से हाथ हिला रही थी। उसके अजीब पहनावे को देखकर ग्रुप हैरान रह गया। डोलोरेस ने बताया कि आने वाले टूर्नामेंट के कारण स्टूडेंट काउंसिल तैयारियों में बहुत व्यस्त थी, जिसके लिए उसे इस तरह के कपड़े पहनने पड़े। उसके दोस्त उसकी लगन से प्रभावित हुए। हालांकि बियांका ने चिंता जताई और डोलोरेस से कहा कि वाइस चांसलर के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। डोलोरेस बस हंसती, झूठ बोला कि वो ठीक है क्योंकि किसी चीज ने उसकी आंखों को ढक लिया था, इसलिए उसने सच में नहीं देखा कि क्या हुआ था। घटना का जिक्र सुनकर ट्यूडर गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि नाइटहाम ने उनके प्रेसिडेंट को बंधक बना लिया था और अगली बार उस अपराधी को पकड़ने की कसम खाई। बियांका ने उसे रोका और याद दिलाया कि पिछले फेस्टिवल के दौरान वो कुछ भी करने से बहुत डरा हुआ था। बात बदलते हुए डोलोरेस ने चारों ओर देखा और पूछा कि उनके ग्रुप के दूसरे सदस्य कहाँ हैं। पिगी और बियांका ने एक दूसरे को चिंतित नज़र से देखा। बियांका ने बताया कि उन्होंने सिनक्लेयर को कुछ समय से नहीं देखा है और ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर उनसे बच रही है। ये खबर सुनकर डोलोरेस दुखी हो गई। उसका खुशमिजाज अंदाज गायब हो गया और उसने नीचे देखा। उसकी आंख से एक आंसू निकल आया जब उसने सोचा कि उसे जल्द ही सिनक्लेयर से मिलना चाहिए। उसके दिमाग में वॉल्ट में हुई भयानक घटनाओं की यादें ताज़ा हो गईं।
वो जानती थी कि सिंक्लेयर बहुत ज्यादा भ्रमित और सदमे में होगी, क्योंकि उसने एक राक्षस का असली रूप देखा था और एक आदमी को बेरहमी से मारते हुए देखा था। डोलोरेस को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो बार बार सिंक्लेयर के परेशान चेहरे की तस्वीर याद कर रही थी और शर्मिंदगी से सोच रही थी कि वही थी जो भाग गई थी अपने दोस्त को पीछे छोड़कर। जब डोलोरेस सिंक्लेयर के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी तो पिगी शरारती मुस्कान के साथ बीच में बोला और बात बदल दी। विकिर की बात हुई। उसने कहना शुरू किया कि विकिर पहले डॉम में वापस चला गया था और शायद अपने कमरे में अकेला समय बिता रहा था, जैसे पिछली बार, जिससे कुछ रहस्यमयी होने का इशारा मिल रहा था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसके दोस्त घबराकर उस पर कूद पड़े। एक ने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पिगी को चुप कराने की कोशिश में ग्रुप में अफरा तफरी मच गई। सांचो ने जल्दी से एक झूठी कहानी बनाई, घबराकर हंसते हुए कहा कि विकिर ट्रेनिंग के लिए वापस गया है। डोलोरेस अपने दोस्तों की अजीब और अचानक घबराहट से पूरी तरह हैरान रह गई। अकेडमी की जिम में पसीना फर्श पर टपक रहा था। विकिर एक इंटेंस वर्कआउट के बीच में था। वो एक अविश्वसनीय रूप से भारी बारबेल उठा रहा था। उसकी जबरदस्त ताकत देखकर दूसरे स्टूडेंट्स, जो अविश्वास से देख रहे थे, हैरान थे। जैसे ही वो ट्रेनिंग कर रहा था, वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। अपनी गर्दन के चारों ओर लाल तारे के आकार के हार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं जब उसने उसके अंदर बंद राक्षस डेकार्बिया के बारे में सोचा। उसने राक्षस की मौजूदा स्थिति पर विचार किया। डोलोरेस की रक्षा के लिए अपनी आखिरी बची हुई माना का इस्तेमाल करने के बाद वो गहरी नींद में चला गया था और अभी तक जागा नहीं था। विकिर ने माना कि डेकार्बिया बेलियल के खिलाफ लड़ाई में जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मददगार था। उसे याद आया कि कैसे उसके शक्तिशाली मैजिक सर्कल ने डोलोरेस को नुकसान से बचाया था। हालांकि एक बड़ी दिक्कत थी। उसे याद आया कि डोलोरेस ने हार पहना हुआ था, जिसका मतलब था कि वो आसानी से उसकी असली पहचान का पता लगा सकती थी। उसे डेकार्बिया के मानसिक हेरफेर का इस्तेमाल करके उसकी यादों को बदलना पड़ा और अपने रहस्य की रक्षा करनी पड़ी। इस हताश कदम की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। राक्षस की शक्ति पर उसकी महारत की कमी के कारण उसकी अपनी माना में भारी कमी आई, जो असली कारण था कि वो बेलियल के साथ लड़ाई के दौरान इतनी जल्दी थक गया था। अपना सेट खत्म करके उसने भारी वजन को जोरदार आवाज के साथ वापस रखा, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि उसे अब से इस शक्ति का इस्तेमाल करने में ज्यादा सावधान रहना होगा। वर्कआउट के बाद एक बेंच पर आराम करते हुए विकिर ने अपनी स्थिति पर विचार किया। उसने सोचा कि इस नई टाइमलाइन में उसके काम उसके पिछले जीवन से कैसे अलग थे। वो ऊंचे दर्जे के राक्षसों को खत्म करके विनाश के युग को देरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करके वो इतिहास का रुख बदल रहा है। जैसे ही उसने उस रास्ते के बारे में सोचा जो उसके हारे हुए दुश्मनों से भरा हुआ था, उसने एक कड़वी सच्चाई को माना। रिग्रेशन से पहले की जिंदगी की सिर्फ यादों का इस्तेमाल करके भविष्य का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने अपनी ताकत का भी अंदाजा लगाया। वो अपने कबीले की क्षमताओं के शिखर पर पहुंच गया था, 7वें रूप में महारत हासिल कर ली थी और यहाँ तक कि बास्करविल परिवार की पौराणिक 8वीं तकनीक को भी अनलॉक कर लिया था। हालांकि वो जानता था कि ये परम शक्ति सेंटिस डोलोरेस द्वारा दिए गए पवित्र एनहांसमेंट के बिना अधूरी और अस्थिर थी। एक और ज्यादा जरूरी चिंता उसके मन में थी। उसे यकीन था कि बाकी बचे ऊंचे दर्जे के राक्षस 10 महान आपदाएं अब इस खतरे से वाकिफ हो गए थे जो वो पैदा कर रहा था। खुद को बचाने के लिए वे निस्संदेह अपनी सेनाएं इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, जिससे उसके सामने लड़ने के लिए एक बड़ा एकजुट दुश्मन खड़ा हो जाएगा। इन विचारों के भारी बोझ से उसे सिरदर्द होने लगा और उसने जल्दी से अपनी पानी की बोतल खत्म कर दी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं बचा है, अचानक उसे ठंडा कैन दिया गया। उसने हैरानी से ऊपर देखा जब एक आवाज ने पूछा कि क्या वो कुछ ढूंढ रहा है। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसे देने वाला व्यक्ति सिंक्लेयर था, जिसने वर्कआउट के कपड़े पहने हुए थे और उसे एक खुशनुमा मुस्कान के साथ ग्रीट कर रहा था और उसे ह्योंग कहकर बुला रहा था। बाद में दोनों एक ऊंची छत पर एक साथ बैठे, एक शानदार तारों वाली रात के आसमान और एक चमकीले पूरे चांद के सामने उनकी परछाई दिख रही थी। उन्होंने अपने कैन से टोस्ट किया, एक दोस्ताना चीयर्स शांत रात में गूंजा। जैसे ही उन्होंने पिया, शर्माती हुई सिंक्लेयर ने खुशी से कहा कि अच्छे वर्कआउट के बाद ठंडी बियर से बेहतर कुछ नहीं है। फिर उसने वाकिर से पूछा कि वो सोडा क्यों पी रहा है और उसे बियर का कैन दिया। उसने विनम्रता से मना कर दिया, गंभीरता से समझाते हुए कि ट्रेनिंग के बाद शराब पीने से मांसपेशियों की सिंथेसिस में रुकावट आती है। सिंक्लेयर ने मजाक में वाकिर के गंभीर कारण को नजरअंदाज कर दिया और अपने कैन से एक घूंट लिया, जैसे कि जो तुम्हें ठीक लगे वाला रवैया हो। उनके बीच एक आरामदायक शांति छा गई। इससे पहले कि उसने पूछा कि क्या उसने कभी उसे बताया था कि वो उदास होती है तो मिल्की वे को देखने के लिए छत पर आती है, वाकिर ने चुपचाप
चुपचाप पुष्टि की कि उसने बताया था। सिनक्लेयर हल्की सी मुस्कुराई, ये जानकर खुश हुई कि उसे याद था। जैसे ही वो एक साथ बैठे, वाकिर ने उसे ध्यान से देखा। अचानक सोचने लगा कि क्या उसका खुशनुमा व्यवहार अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने का एक नाटक था। उसका मन अपने पिछले जीवन की यादों में खो गया। उसे अपने उन साथियों की याद आई जो राक्षसों के खिलाफ महान युद्ध के बाद भी गहरे मानसिक सदमे से जूझ रहे थे। उनके दुख की तस्वीरें उसके मन में कौंध गईं और एक डरावनी संभावना ने जड़ पकड़ ली। शायद सिनक्लेयर भी इसी तरह के छिपे हुए घाव से पीड़ित थी। चुप्पी तोड़ते हुए वो उसकी ओर मुड़ा और सीधे सीधे कहा कि वो ठीक नहीं लग रही थी। सिनक्लेयर हैरान रह गई। उसका खुशनुमा चेहरा फीका पड़ गया जब उसने नीचे देखा और धीरे से पूछा कि क्या ये इतना साफ दिख रहा था। हालांकि उसने अभी भी जोर दिया कि वो ठीक थी। वाकिर ने और जोर दिया, पूछा कि क्या उसकी परेशानी बरजुआ परिवार के साथ हुई घटना की वजह से थी। ये बात उसे किसी शारीरिक चोट की तरह लगी। उसका चेहरा डर से बिगड़ गया। उसकी आंखें सदमे और डर से चौड़ी हो गईं। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और वो हकलाते हुए इनकार करने लगी, जोर देकर कहने लगी कि उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है। वकील उसके इस जबरदस्त रिएक्शन से हैरान रह गया। उसकी बातों के बावजूद सिनक्लेयर के चेहरे से आंसू बहने लगे। वो खुद भी अपने इमोशनल आउटबर्स्ट से उतनी ही कंफ्यूज थी। हंसने की कोशिश करते हुए पूछ रही थी कि वो क्यों रो रही है। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी हंसी सिसकियों में बदल गई और वो जोर देकर कहने लगी कि वो ठीक है और रोना नहीं चाहती। परेशान होकर उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था और वो सोच रही थी कि आंसू क्यों नहीं रुक रहे हैं। उसका पूरा हाल देखकर वकील ने आगे बढ़कर उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज़ तेज थी और उसने पूछा कि उसे क्या हुआ है। सिनक्लेयर का रोना अचानक बंद हो गया। उसका चेहरा खाली हो गया। उसकी आंखों की नज़रें कहीं और चली गईं। एक बेजान लहजे में उसने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसने कहा कि उस पल उसे अकेला छोड़ना उसकी गलती थी। एक डरावनी अंतिम बात कहते हुए उसने वे शब्द कहे जिन्हें वो दबा रही थी। उसने उसे मार डाला। वकील उसे घूरता रहा, उसके अचानक बदले हुए व्यवहार और उसकी रहस्यमयी बातों से हैरान था। सिनक्लेयर जैसे किसी नशे में हो, उसे अनदेखा करते हुए अंतिम विनाशकारी सच बताया। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। उसने कहा, नाइट हाउंड ने मेरे पिता को मार डाला। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये बताते हुए कि वो वॉल्ट में कैसे पहुंची, सिनक्लेयर बताती है कि पहले तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। एक अजीब नींद से जागने के बाद उसने खुद को एक अजीब और डरावनी लड़ाई देखते हुए पाया। एक अजीब राक्षस जिसका सिर सुअर जैसा था, वो उसकी दोस्त वाइस प्रेसिडेंट डोलोरेस से लड़ रहा था, जो एक तेज रोशनी में लिपटी हुई थी, और रहस्यमयी नाइट हाउंड भी था। अपनी छिपने की जगह से उसने देखा कि वो अजीब राक्षस, जो नाइट हाउंड के एक जबरदस्त हमले के बाद थका हुआ लग रहा था, वापस इंसान बन गया। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि नाइट हाउंड की तलवार बिना किसी झिझक के नीचे गिरी और उस आदमी का सिर बेरहमी से काट दिया। कटा हुआ सिर, जिससे अभी भी खून टपक रहा था, जमीन पर लुढ़का और ठीक उसके पैरों के पास रुक गया। उस भयानक पल में उसे सच्चाई का एहसास हुआ। जो वो देख रही थी वो कोई सपना नहीं था, बल्कि एक ठंडी बेरहम सच्चाई थी। डोलोरेस और वाकिर गड्ढे में सिनक्लेयर को देखते हैं, जो सदमे से जम गई है। घबराई हुई डोलोरेस सबसे पहले बोलती है। वाकिर की ओर मुड़कर अविश्वास से पूछती है कि सिनक्लेयर वहाँ क्यों है। उसे अपनी योजना याद आती है कि उसने सिनक्लेयर को नींद की दवा वाली चाय दी थी और ये पक्का किया था कि वो सो गई है। फिर उसे और पिगी को वापस अकेडमी भेज दिया था। उसका वॉल्ट में होना नामुमकिन होना चाहिए था। अभी भी उस भयानक दृश्य को समझने की कोशिश करते हुए सिनक्लेयर कटे हुए सिर को देखती है और धीरे से पूछती है कि क्या हो रहा है। वो गड्ढे के किनारे खड़ी आकृतियों को देखती है। उसका दिमाग उलझे हुए सवालों से भरा हुआ है। वो सोचती है कि वाइस प्रेसिडेंट नाइट हाउंड के साथ क्यों खड़ी है। अपना सिर पकड़कर वो फिर पूछती है कि नाइट हाउंड बुर्जुआ परिवार के मुखिया के साथ क्यों था। उसकी आवाज़ घबराहट से भरी हुई थी। जैसे ही वो इस दृश्य पर सवाल करती है, उसकी उंगलियों के बीच से देखती हुई उसकी आंखें एक अजीब और भ्रष्ट बैंगनी रोशनी से चमकती हैं। अपनी दोस्त को टूटने वाला देखकर डोलोरेस गड्ढे में नीचे उतरती है और सिनक्लेयर को कंधों से पकड़ लेती है। वो सिनक्लेयर से विनती करती है, उसे सिर की ओर न देखने और उसकी ओर देखने के लिए कहती है, और सब कुछ समझाने का वादा करती है। वो मानती है कि उसे नहीं पता कि सिनक्लेयर कब जागी या उसने कितना देखा, लेकिन उसकी एकमात्र चिंता अपनी डरी हुई दोस्त को शांत करना है।
डोलोरेस की अपनी दोस्त को दिलासा देने की कोशिश को एक गुस्से वाले और अप्रत्याशित इनकार का सामना करना पड़ता है। सिनक्लेयर की आंखें एक खतरनाक बैंगनी रोशनी से चमकती हैं और उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो जोर से डोलोरेस के हाथों को हटा देती है और उसे चिल्लाकर कहती है कि उसके पास और ना आए। अचानक आए गुस्से से डोलोरेस पूरी तरह से हैरान और चुप हो जाती है। गड्ढे के किनारे से वाकिर अभी भी अपने नाइट हाउंड के भेस में इस तनावपूर्ण दृश्य को देखता है। वो जल्दी ही समझ जाता है कि स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। वो डोलोरेस को चेतावनी देता है कि वॉल्ट के दरवाजे किसी भी पल खुलने वाले हैं और उसे तुरंत वहां से निकलना होगा। डोलोरेस अपनी दोस्त की ओर मुड़ती है। उसकी अपनी चिंता चेतावनी से ज्यादा मजबूत है। वो धीरे से सिनक्लेयर को समझाने की कोशिश करती है। उसे बताती है कि वहां रुकना खतरनाक है और उनसे एक साथ जाने की विनती करती है। हालांकि सिनक्लेयर एक डरावने आरोप के साथ जवाब देती है। ये सवाल करती है कि क्या वे कमरे में सबसे खतरनाक लोग नहीं हैं। वो कहती है कि अगर वो रुकती है और दुनिया को बताती है कि उसने क्या देखा, तो उनके पास उसे चुप कराने का एक कारण होगा। स्थिति को बिगड़ते देखकर वाकिर दोनों के बीच आ जाता है। डोलोरेस की रक्षा करता है। वो पूरी जिम्मेदारी लेता है और मौके पर ही एक झूठी कहानी बनाता है। वो घोषणा करता है कि उसने ही बुर्जुआ परिवार के मुखिया को मारा था और सेंटिस, जिसे उसकी योजना के बारे में कुछ नहीं पता था, बस उसकी बंधक थी। वो बताता है कि ये आधिकारिक कहानी है जो उन्हें बतानी होगी। हालांकि उसके शब्द सिनक्लेयर को शांत करने में नाकाम रहते हैं। उसके हाथ में एक चमकीला फिरोजी जादुई घेरा बनने लगता है जब वो लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। अपनी आंखों में गुस्से की आग लिए वो उसे सीधे चुनौती देती है। पूछती है कि क्या वो अब उसे चुप कराने के लिए मारने की योजना बना रहा है। जैसे ही वो इस नए अप्रत्याशित खतरे का सामना करता है, वाकिर का दिमाग तेजी से चलता है। उसे उसके बारे में सब कुछ याद आता है। अपने पिछले जीवन की यादों से वो तथ्यों को जानता है। सिनक्लेयर एक महान हस्ती थी, एक जीनियस और एक एलीट छात्रा, जो ग्रेजुएशन के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और इतिहास में कोई निशान नहीं छोड़ा। लेकिन अब वो ठंडी जानकारी इस टाइमलाइन में सिनक्लेयर की व्यक्तिगत यादों से टकराती है। उसकी खुशमिजाज शुभकामनाएं, पिगी के साथ उसकी आसान दोस्ती, उसकी अनोखी मुस्कान और उसे आंखों में आंसू लिए ह्योंग कहकर बुलाने की शक्तिशाली याद, ये देखकर बहुत खुश थी कि वो सुरक्षित लौट आया था। ये आंतरिक टकराव उसे एक डार्क और प्रैक्टिकल फैसले पर ले जाता है। वो चुपचाप सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे जिंदा रखना चाहिए, या अगर वो उसके मिशन के लिए एक प्रॉब्लम बन गई है, क्या उसे इसे यहीं और अभी खत्म कर देना चाहिए? उसकी बिना कहीं मारने की इच्छा से हवा भारी हो जाती है। इस खतरनाक बदलाव को महसूस करते हुए डोलोरेस अपनी मुट्ठी भींच लेती है। उसका चेहरा डर से भर जाता है और वो उसका नाम पुकारती है, नाइट हाउंड। क्रेटर के किनारे तनावपूर्ण टकराव अचानक तब रुक जाता है जब वॉल्ट के बड़े भारी दरवाजे चरमराते हुए खुलने लगते हैं, जिससे अंधेरा कमरा तेज रोशनी से भर जाता है। जैसे ही दरवाजे पूरी तरह खुलते हैं, सिनक्लेयर, जो अभी भी दुश्मन है, के पास एक फिरोजी मैग है। आइस शील्ड सीधे घायल नाइट हाउंड की ओर इशारा कर रही थी। दरवाजे पर गार्ड और सहायकों का एक समूह खड़ा था। उनमें से एक सदमे में इशारा करते हुए चिल्लाकर कुख्यात अपराधी नाइट हाउंड की पहचान बताता है। घबराए हुए गार्ड सोच रहे थे कि नाइट हाउंड तिजोरी में क्यों है, और तुरंत सभी को आदेश देते हैं कि ये सुनिश्चित करें कि कुलपति सुरक्षित हैं। उनकी घबराहट भरी चीखें एक जोरदार आवाज से रुक जाती हैं, जो पूछ रही थी कि ये सब शोर किस बारे में है। गार्ड मुड़कर देखते हैं तो डेमियन डी बोर्जुआ उनकी ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। उनके पीछे उनके अपने आदमी थे। गार्ड उसके अचानक आने से हैरान थे, सोच रहे थे कि वो वहां कैसे पहुंच सकता है। डेमियन की आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने वो दृश्य देखा। उसकी नज़र जमीन पर पड़े भयानक दृश्य पर पड़ी। वो तुरंत अपने भाई बार्थोलोमियो के कटे हुए खून से सने सिर को पहचान गया। एक खामोश गंभीर स्वीकृति उसके अंदर से गुजरी। नाइट हाउंड सफल हो गया था। वकील पूरी तरह खामोश रहा। उसका चेहरा उसके मास्क के पीछे पढ़ा नहीं जा सकता था। खुद को संभालने के लिए गहरी सांस लेकर डेमियन ने अपनी योजना के अंतिम चरण को शुरू किया। वो नाटकीय ढंग से तिजोरी के अंदर के दृश्य की ओर इशारा करता है और चिल्लाता है कि एक हत्या हुई है। वो सार्वजनिक रूप से पहले से तय झूठी कहानी की घोषणा करता है। नाइट हाउंड ने संत को बंधक बना लिया और कुलपति की हत्या कर दी। फिर वो सीधे वकील की ओर इशारा करता है और सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश देता है।
वो अपने आदमियों को संत को बचाने और अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देता है। अब जब गार्ड उस पर ध्यान दे रहे थे, वकील भागने के लिए मुड़ा। हालांकि उसका रास्ता सिनक्लेयर ने रोक लिया था, जिसने अभी भी अपनी जादुई ढाल उठा रखी थी। वो उसे रुकने के लिए चिल्लाती है और पूछती है कि उसे क्या लगता है कि वो कहाँ जा रहा है। वकील रुकता है और अपना सिर थोड़ा घुमाता है। उसकी लाल आंखें उसकी उलझी हुई नज़रों से मिलती हैं। वो उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय वो उसे एक अंतिम रहस्यमयी सलाह देता है, कहते हुए कि ये उस पर निर्भर करता है कि वो क्या देखे, क्या सुने और क्या विश्वास करे। समय बर्बाद किए बिना वकील अपनी चमकती लाल कटार निकालता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। इस प्रभाव से लाल ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे घना धुआं उठता है जो पूरे इलाके को घेर लेता है और उसके भागने के लिए एकदम सही आड़ प्रदान करता है। अफरा तफरी के बीच गार्ड चिल्लाते हैं कि वो गायब हो गया है और उसे खोने से बचने के लिए गेट पर तलाशी का आदेश देते हैं। जैसे ही धुआं छटने लगता है, सिनक्लेयर उस तबाह गड्ढे में अकेली खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींचती है। उसके विचार एक रहस्य थे। डेमियन डी बोर्जुआ धूल के बीच से उसके पास आता है। उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, ये बताते हुए कि उसने हेड बटलर से सुना था कि दूसरा छात्र पहले ही लौट आया है। वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि उसे उनके आने के बारे में नहीं बताया गया था, ये कहते हुए कि ये ऐसी बात नहीं है जिसमें उसे शामिल होने की ज़रूरत है। फिर वो उसे बताता है कि उस इलाके को जल्द ही सील कर दिया जाएगा और उसे गार्ड से रास्ता पूछकर वापस अकादमी जाने का निर्देश देता है। बिना कुछ कहे सिनक्लेयर मुड़ती है और चली जाती है। जब वो उसके पास से गुजरती है, डेमियन उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि क्या कुलपिता की बेरहमी से हुई हत्या देखना उस युवा छात्रा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके जाने के बाद डेमियन का ध्यान उस भयानक दृश्य पर जाता है। वो अपने भाई के बेजान शरीर को देखता है और धीरे से उसे हयंगनिम कहकर पुकारता है, जो बड़े भाई के लिए सम्मानजनक शब्द है। वो उस आदमी की अपार शक्ति के बारे में सोचता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार और दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गया था, सिर्फ ऐसी हालत में मरने के लिए। हालांकि जब वो अपने आसपास की तबाही के बड़े पैमाने, विशाल गड्ढे, उस टूटे हुए तिजोरी को जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था देखता है, तो उसे एक नई बात समझ में आती है। वो सवाल करता है कि क्या उसके सामने का दृश्य सिर्फ इंसानों के बीच लड़ाई से बनाया जा सकता था। नाइट हाउंड के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, एक ऐसी सच्चाई की पुष्टि करते हैं जिसे वो स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हाँ, क्योंकि वो पूर्ण शक्ति वाला एक मॉन्स्टर है। उस पल डेमियन आखिरकार समझ जाता है और उस भयानक सच्चाई को स्वीकार करता है कि उसके भाई के पास सच में एक मॉन्स्टर की शक्ति थी। जब डेमियन तिजोरी के खंडरों के बीच खड़ा होता है, तो उसके विचारों को एक अप्रत्याशित आवाज रोक देती है। एक तीखा आरोप हवा में गूंजता है, तुम थे। डेमियन मुड़ता है, उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे से भरा हुआ था। उसके सामने सिनक्लेयर खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव ठंडे और आरोप लगाने वाले थे। वो सीधे उस पर मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाती है, ये दावा करते हुए कि वही वो था जिसने पैट्रियार्क की हत्या के एकमात्र मकसद से नाइट हाउंड और सेंटिस दोनों को वॉल्ट में फंसाया। आरोप से गुस्साए डेमियन का गुस्सा गुस्से में बदल जाता है। वो गुस्से से पूछता है कि वो क्या बकवास कर रही है और अपनी सजी तलवार निकालकर उसे मारने के लिए बढ़ता है। हालांकि वो अपने हमले को ठीक निशाने से थोड़ा पहले रोक लेता है। उसकी तलवार ठीक उसकी छाती पर टिकी होती है। उसके चेहरे पर पूरी तरह से भ्रम और आश्चर्य का भाव आ जाता है और वो हकलाता है, अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाता। पहचान की एक झलक, एक दर्दनाक याद उसे किसी और के लिए गलत समझने पर मजबूर कर देती है। वो धीरे से पूछता है कि क्या वो उसकी बहुत पहले खोई हुई बेटी है। कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है। हालांकि थोड़ी बहुत समानता है, लेकिन वो जानता है कि ये लड़की उसकी बेटी नहीं है। फिर सच्चाई सामने आती है। सिनक्लेयर नाम की स्टूडेंट असल में उस आदमी की इकलौती बेटी है जिसे अभी अभी मारा गया था, यानी मुखिया बार्थोलोमियो जाऊ बोर्जुआ। उसकी बैंगनी आंखें एक खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं और उसकी पूरी छिपी हुई पहचान आखिरकार सामने आ जाती है, सिनक्लेयर जाऊ बोर्जुआ। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। खंडहर हो चुके वॉल्ट में तनावपूर्ण टकराव जारी है, क्योंकि सिनक्लेयर डेमियन डे बुर्जुआ पर उंगली उठाती है। वो दावा करती है कि उसी ने पूरी घटना की योजना बनाई थी और नाइट हाउंड और संत दोनों को वॉल्ट में फंसाया था।
डेमियन उसकी बात सुनकर साफ तौर पर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं जब वो उस पर लगाए गए आरोप सुनता है। खुद को संभालते हुए वो अपनी तलवार नीचे करता है और कहता है कि ये एक गलत फहमी है। तलवार रखते समय वो जल्दी से एक कहानी बनाता है, ये समझाते हुए कि राजधानी में नकली मुद्रा संकट के कारण अराजकता फैली हुई है। वो दावा करता है कि वो इस बारे में अपने भाई से मिलने के लिए वॉल्ट आया था। वो उसे सख्ती से कहता है कि बिना सबूत के ऐसे मूर्खतापूर्ण आरोप ना लगाए। मन ही मन वो मानता है कि हालांकि वो स्मार्ट है, ये सिर्फ एक शक है और इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। फिर डेमियन मुड़ता है और उसके पास से गुजर जाता है, जिससे लगता है कि बातचीत खत्म हो गई है। सिंक्लेयर हार मान लेती है, बड़बड़ाते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नज़रें ज़मीन पर पड़ती हैं और उसे अपने पिता का कटा हुआ और खूनी सिर दिखता है। उसके मन में एक याद कौंधती है जब उसकी दोस्त पिगी ने उत्साह से पूछा था कि बुर्जुआ परिवार के मुखिया से उसके क्या सवाल थे। वो मन ही मन सोचती है कि एक बात थी जो वो हमेशा अपने पिता से पूछना चाहती थी, लेकिन अब उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। अचानक डेमियन रुक जाता है। उसके पीछे से उसकी आवाज़ पूछती है कि क्या उसका सवाल ये था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? सिंक्लेयर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वो उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर अब साझा दर्द और समझ दिख रही है। वो बताता है कि उसकी अपनी बेटी जूलियट ने भी एक बार उससे यही सवाल पूछा था जब उसे दुनिया में बिना किसी चीज़ के उनके परिवार के उत्तराधिकार परीक्षण में एक आम इंसान के तौर पर भेजा गया था। ये नाम सुनकर सिंक्लेयर हैरान रह जाती है। उसे एक समय की याद आती है जब वो और एक छोटी जूलियट साथ थे, जो दोनों चचेरे भाइयों के बीच एक गहरे भूले हुए संबंध का संकेत देता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर डेमियन भी उतना ही हैरान है। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे एक दूसरे को जानते होंगे। वो अपने दांत पीसता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और उदासी का मिला जुला भाव है। सिंक्लेयर को देखते हुए वो एक पक्का बयान देता है। वो उसे बताता है कि आखिरकार उसके पिता और बुर्जुआ परिवार ने उसे नहीं छोड़ा। डेमियन अपने परिवार के मूल विश्वास को समझाना शुरू करता है और कहता है कि उनका आदर्श वाक्य है, होना ना कि दिखना। वो सिंक्लेयर को बताता है कि यही उनके उत्तराधिकार परीक्षण का कारण है, जहां वारिसों को अपने माता पिता की मदद के बिना राजधानी में खुद सफल होकर अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। वो आगे कहता है, ये मानते हुए कि ये उनके परिवार का एक बुनियादी नियम है जिसे उसे बहुत पहले समझा देना चाहिए था, और वो सोचता है कि उसके भाई बार्थोलोम्यू ने उसे कभी क्यों नहीं बताया। सिंक्लेयर पूरी तरह से चुप रहती है। उसकी बैंगनी आंखें पढ़ना मुश्किल होती है क्योंकि वो इस जीवन बदलने वाली जानकारी को समझ रही होती है। ये खबर सिंक्लेयर को भ्रम में डाल देती है। उसके मन में डर से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हर उस चीज़ पर सवाल उठाती है जिसे वो जानती थी। क्या होगा अगर उसे छोड़ने वाला व्यक्ति उसका पिता नहीं बल्कि एक दानव था? क्या होगा अगर जिस आदमी को वो अपने पिता के रूप में याद करती थी वो शुरू से ही दानव था? विरोधाभासी चिवियां उसे सताती हैं। ठंडे फर्श पर उसके मासूम छोटे रूप की याद, उसके पिता के चेहरे के विपरीत जो राक्षसी शक्ति से विकृत हो गया था। वो ये भी सोचती है कि क्या कोई दानव था ही नहीं और क्या सब कुछ एक मति भ्रम था। अभिभूत होकर वो ये नहीं बता पाती कि क्या सच है और क्या झूठ। अपने गहरे भ्रम में नाइट हाउंड के अंतिम शब्द उसके मन में आते हैं। उसने उससे कहा था कि क्या देखना है, सुनना है और विश्वास करना है, ये उसका फैसला है। उसके शब्द उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं और उसके अंदर एक नया दृढ़ निश्चय बनता है। सच जानने के लिए उसे उससे फिर से मिलना होगा। असली दुनिया में उसकी आंतरिक उथल पुथल एक ठंडे दृढ़ निश्चय में बदल जाती है। वो जमीन पर पड़े कटे हुए सिर से मुंह मोड़ लेती है और अपने पिता को अंतिम शांत विदाई देती है। जैसे ही वो डेमियन के पास से गुजरती है, उसके चारों ओर एक शक्तिशाली सुनहरा आभा फूट पड़ता है। नई मंशा से चमकती आंखों के साथ वो घोषणा करती है कि वो परिवार के नेतृत्व की वारिस होगी। इस दौरान जागीर में अराजकता है। अलार्म बजते हैं जब गार्ड हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, चिल्लाते हुए कि नाइट हाउंड ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। एक छत पर नाइट हाउंड और एक घायल डोलोरेस देख रहे हैं। वो देखता है कि सुरक्षा सख्त हो रही है। हालांकि डोलोरेस किसी और बात को लेकर चिंतित है। वो चिंता से नाइट हाउंड को देखती है, मानते हुए कि वो सिंक्लेयर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। वो उससे पूछती है कि क्या उन्होंने उसे इस तरह पीछे छोड़कर ठीक किया। नाइट हाउंड उसे दिलासा देना चाहता है। वो समझाता है कि उसे सिंक्लेयर पर
इल्ज़ाम लगने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि भले ही वो वहाँ थी, उसे साथी नहीं माना जाएगा। वो डोलोरेस को याद दिलाता है कि डेमियन ने पहले ही सबके लिए ऑफिशियल कहानी तय कर दी है कि नाइट हाउंड ने सेंटिस को बंधक बनाया और पैट्रियार्क को मार डाला, जिससे डेमियन हीरो वाला गवाह बन गया। वो आगे कहता है कि सिंक्लेयर जैसा चालाक इंसान जानता होगा कि उसने जो सच में देखा उसके बारे में बात ना करे, क्योंकि उसे शायद पागल कहा जाएगा। डोलोरेस कुछ देर के लिए चुप रहती है। नाइट हाउंड पूछता है कि अब कुओ वाडिस और बुर्जुआ परिवार के बीच गठबंधन का क्या बचा। गंभीर नज़र से वो खुद ही जवाब देती है, उनके आखिरी का नाम लेकर। दुश्मन हम्बर्ट। उसके मन में बार्थोलोमियो की बात याद आती है, जिसमें उसने कार्डिनल हम्बर्ट की हाल की मुलाकात का जिक्र किया था, और वो यकीन से कहती है कि वही बचा है। छत पर एक पक्की इरादे वाली डोलोरेस ऐलान करती है कि उसे कार्डिनल हम्बर्ट से मिलना होगा और उससे शैतान बेलियल के साथ उसकी मुलाकात के बारे में सवाल करने होंगे। जैसे ही वो बोलती है, उसका शरीर कांपता है। उसकी बाहें कसकर खुद के चारों ओर लिपटी हुई हैं। नाइट हाउंड बोलने से पहले कुछ देर तक चुपचाप उसकी परेशानी देखता रहा। फिर वो उसके सामने बैठ जाता है और धीरे से पूछता है कि क्या वो हम्बर्ट से डरती है। डोलोरेस पहले तो चुप रहती है, फिर आह भरती है। उसे दुख होता है कि वो एक ताकतवर शैतान के डर पर काबू पा सकती थी, यहाँ तक कि उसे सच्ची जागृति भी मिली। फिर भी वो अपने ही पिता से बहुत डरी हुई है। उसके बगल में बैठा नाइट हाउंड धीरे से उससे असहमत होता है और उसे बताता है कि उसकी भावनाएं बिल्कुल भी दुखद नहीं हैं। उसकी अप्रत्याशित दया से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते समय उसकी पुतलियों में पवित्र क्रॉस बन जाते हैं। अपने आंसू पोंछते हुए वो पूछती है कि क्या वो उसकी कहानी सुनेगा। वो बताती है कि ये पहली बार है जब उसने इस बारे में किसी से बात की है, क्योंकि ये ऐसी कहानी नहीं है जिसे वो आसानी से किसी के साथ शेयर कर सके। फिर वो अपना कबूलनामा शुरू करती है, एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है, जैसा कि उसने शायद पहले ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। कार्डिनल हम्बर्ट इसका असली पिता नहीं है। एक फ्लैशबैक में एक छोटा हम्बर्ट एक बच्ची डोलोरेस को गोद में लिए हुए दिखाया गया है। वो बताती है कि अपनी शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं के कारण उसने उसे बचपन में ही पहचान लिया था और उसे गोद लेने का फैसला किया। वो उसकी पब्लिक इमेज के बारे में बताती है, एक ताकतवर परिवार का आदमी, ताकत में पोप के बाद दूसरे नंबर पर और अनगिनत फॉलोअर्स द्वारा सम्मानित। ऐसे परफेक्ट और ताकतवर इंसान की मौजूदगी में उसे पूरी तरह आज्ञाकारी होना पड़ता था। एक शक्तिशाली इमेज में उसे एक लकड़ी की कठपुतली के रूप में दिखाया गया है। उसकी हर हरकत ऊपर से एक बड़े हाथ से कंट्रोल की जाती है। उसे एक सुंदर कठपुतली बनना था, कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं। बगालत का अनकहा नतीजा साफ हो जाता है जब इमेज बदलकर जमीन पर टूटी हुई कठपुतली में बदल जाती है। वर्तमान में लौटते हुए उसके गाल पर एक आंसू बहता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर का भाव नहीं है। वो उसे कहती है कि अब सब ठीक है। वो बताती है कि नाइट हाउंड से मिलने के बाद उसे आखिरकार वो हिम्मत मिली जिससे वो उस कंट्रोल से आज़ाद हो सके जिसने उसकी पूरी जिंदगी पर राज किया था। जैसे ही वो बोलती है, उसके चेहरे पर सच्ची आंसू भरी मुस्कान फैल जाती है, जिसमें राहत और आभार साफ दिखता है। चांदनी रात में बैठी वो आखिरकार आज़ाद महसूस करती है, जबकि नाइट हाउंड डोलोरेस की कठपुतली की तरह कंट्रोल किए जाने की कहानी सुनता है। उसके शब्द उसे अंदर तक छू जाते हैं। वो साफ तौर पर हैरान है। उसकी आंखें एक नई समझ से चौड़ी हो गई हैं। मन ही मन वो अपनी जिंदगी और उसकी जिंदगी के बीच की समानताओं के बारे में सोचता है। हालांकि उनकी परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन एक कंट्रोल की गई कठपुतली की तरह जीने का उसका अनुभव उसके अपने पिछले जीवन से अलग नहीं था। उसके रिग्रेशन से पहले, जहां वो एक शिकारी कुत्ते की तरह रहता था, बिना अपना मकसद जाने आदेशों से बंधा हुआ, वो देखता है कि वो भी एक पट्टे पर बंधी जिंदगी जी रही है। ये साझा दर्द उसके इरादे को मजबूत करता है। उसकी खातिर और बुराई के बचे हुए बंधनों को तोड़ने के लिए वो जानता है कि उसे कार्डिनल हम्बर्ट का सामना करना होगा। सीन अचानक रात में एक अंधेरे अराजक जंगल में बदल जाता है, जहां खून के बीच एक गाड़ी पूरी तरह से टूटी फूटी और पलटी हुई पड़ी है, जो एक हिंसक हमले को दिखाती है। कार्डिनल हम्बर्ट को घटनास्थल से पागलों की तरह भागते हुए देखा जाता है। डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके चेहरे से खून बह रहा है और वो घबराहट में चिल्ला रहा है, अपनी हालत को कोस रहा है। वो बेताबी से चिल्लाता है कि उसे कुछ नहीं पता था, जोर देता है कि वो अनजान था। एक फ्लैशबैक उसके डर का कारण बताता है। वो बताता है कि कई पंथ नेताओं की हाल की मौतों ने उस आपराधिक साजिश का खुलासा कर दिया था जो क्वो वाडिस के ओल्ड टेस्टामेंट गुट को बुर्जुआ परिवार से जोड़ती थी। इस डर से कि जांच उसे दोषी ठहराएगी, उसने बार्थोलोमियो को धमकी दी थी। उसने कुलपति को धमकाने की कोशिश की कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो वो सब कुछ कबूल कर लेगा। हालांकि जैसे ही बार्थोलोमियो के चेहरे पर एक भयानक शैतानी मुस्कान फैली, उसे एहसास हुआ कि उसकी धमकी बेकार थी।
बार्थोलोमियो कोई इंसान नहीं था जिसे डराया जा सके, वो एक शैतान था। यादें जारी रहीं, जिसमें डरा हुआ हम्बर्ट अपनी कुर्सी से गिरता है, दयनीय रूप से अपनी जान की भीख मांगता है और अपनी गलती मानता है। बार्थोलोमियो, जिसके हाथों में गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा घूम रही थी, उसने उस कमजोर इंसान को बचने का एक जरिया देने का फैसला किया। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने एक अजीब धड़कता हुआ पीला गोला बुलाया जिसके बीच में एक आंख थी, और हम्बर्ट से कहा कि जब कोई संकट आए तो इसका इस्तेमाल करना। ये काला तोहफा देने के बाद बार्थोलोमियो ने उसकी जान बख्श दी। फ्लैशबैक हम्बर्ट के कांपते हुए हाथों में उस अजीब शैतानी आंख की तस्वीर के साथ खत्म होता है। वापस अंधेरे जंगल में एक डरा हुआ कार्डिनल हम्बर्ट, जो अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, उसने बेताबी से वो शैतानी आंख निकाली जो बार्थोलोमियो ने उसे दी थी। अपना सीना पकड़कर वो शैतान के दिए हुए शापित तोहफे के बारे में सोचता है, जो उसके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करने वाला था, एक चमकती हुई चाबुक जैसी चीज हवा में से उसकी तरफ आई। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, वो चाबुक, जो एक खतरनाक बैंगनी एनर्जी से चमक रही थी, अविश्वसनीय गति से हवा में घूमी और हम्बर्ट के हाथ को काटते हुए उसके चारों ओर लिपट गई। तेजी से और सफाई से उसकी कलाई से हाथ काट देती है। हम्बर्ट एक पल के लिए हैरानी से नीचे देखता है, ये समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। झटका जल्द ही दर्द में बदल जाता है, क्योंकि कटे हुए हिस्से से खून तेजी से बहने लगता है और वो दर्द से एक भयानक चीख निकालता है। जैसे ही वो घुटनों के बल गिरता है, खून बह रहे जख्म को पकड़े हुए उसके सामने एक नई आकृति दिखाई देती है। लंबे हल्के नीले बालों वाली और अजीब आंखों पर पट्टी वाली नकाब पहने एक औरत उसे नीचे देखती है और लापरवाही से कहती है कि उसका इरादा सिर्फ उसके हाथ में रखी चीज लेने का था, लेकिन लगता है कि उसने गलती से पूरा हाथ ही काट दिया। फिर वो कटे हुए हाथ को उठा लेती है, जिसमें अभी भी शैतानी गोला पकड़ा हुआ है। दर्द और डर के आंसुओं के बीच हम्बर्ट चिल्लाता है कि वो चीज उसकी है और उससे विनती करता है कि उसे न छुए। वो औरत, जिसे अब खूनी ब्लेड और चाबुक जैसे हथियार से लैस दिखाया गया है, उसकी ऊपर झुक जाती है। वो खुद को मिस ओरोबोरोस बताती है और मजाकिया लहजे में उसके कई पाप गिनाने लगती है। वो सवाल करती है कि भगवान का आदमी रिश्वत कैसे ले सकता है, बच्चों को कैसे बेच सकता है, और अब तो शैतानों के साथ भी काम कर रहा है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है जब वो कहती है कि उसकी बुराई के बावजूद वो बोर नहीं हुई है। असल में उसे अपना काम पसंद है, जो उसी जैसे अपराधियों को इकट्ठा करना है। उसकी बातों से हम्बर्ट में एक नया डरावना डर भर जाता है। वो हकलाते हुए पूछता है कि इकट्ठा करने से उसका क्या मतलब है। जवाब में उसका चाबुक निकलता है और एक ही जोरदार झटके में उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट जाता है। वो उसे पैरों से ऊपर खींच लेती है और हवा में फेंक देती है, जिससे वो एक ऊंची पेड़ की शाखा से लटकता हुआ दम घुटने लगता है। वो उसे बताती है कि वो उसे ट्रेनिंग देने वाली है ताकि वो उसके साथ बुढ़ापे का स्वागत कर सके। हवा के लिए हाँफते हुए हम्बर्ट सवाल करता है कि बुढ़ापे से उसका क्या मतलब हो सकता है। ओरोबोरोस अब शैतानी आंख पकड़े हुए सांप जैसी जीभ से अपने होंठ चाटती है और शिकारी नज़र से उसे घूरती है। वो एक आखिरी डरावने बयान से अपना मतलब साफ करती है। वो युद्ध के युग की बात कर रही है, एक ऐसा समय जब सिर्फ सच्चे ताकतवर लोग ही मौजूद थे। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। वॉल्ट की घटना के एक हफ्ते बाद वेनिक्योर की राजधानी में काफ़ी हलचल है। कोलोसियो एकेडमी में माता पिता छात्रों का एक सेशन होता है, जिसमें साम्राज्य के 7 बड़े परिवार और दूसरे रईस शामिल होते हैं। हालांकि सबकी नज़रें फाइनल रैंकिंग मैच पर हैं, जो एग्ज़ाम का ग्रैंड फिनाले है और जो विशाल कोलोसियम में होने वाला है। एक बड़े बोर्ड पर टूर्नामेंट ब्रैकेट दिखाया गया है, जिसमें मुख्य प्रतिभागियों के नाम हैं। पहले साल की आइस कॉप्स से ट्यूडर और बियांका हैं। पहले साल की फायर कॉप्स का प्रतिनिधित्व ग्रैन्युली और सिंक्लेयर कर रहे हैं और तीसरे साल की फायर कॉप्स से डॉलरिस एक गंभीर दिखने वाले लड़के स्टूडेंट के साथ मुकाबला करने वाली है। विकेट चश्मा और बैकपैक पहने एक आम स्टूडेंट की तरह दिख रहा है, भीड़ में घुल मिल जाता है और सब कुछ देख रहा है। हालांकि उसकी नज़रें खास तौर पर एक इंसान पर टिकी हैं। अपने चश्मे से उसकी लाल आंखें सिंक्लेयर पर टिकी हैं। उसे याद आता है कि वो पिछली रात एक छत पर सिंक्लेयर से मिला था। वो लगातार पीछे पड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसे उससे एक आखिरी बात पूछनी है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो अभी उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता और एक उम्मीद भरा सवाल पूछती है
वो पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में जब वो अपने लक्ष्य हासिल कर लेगा तो वो उसके बारे में सोच सकता है। इस सवाल से विकिर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो तारों भरे आसमान की ओर देखता है और ऐसे भविष्य के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसने कभी खुद को सोचने की इजाजत नहीं दी थी। उसकी जिंदगी बदले की भावना में ही गुजर गई थी और उस पल उसे एहसास होता है कि उसने कभी इतना आगे सोचा ही नहीं था। विकिर जानता है कि उसके लक्ष्य एक मुश्किल और दूर के भविष्य में तय हैं। वो सिंक्लेयर की ओर मुड़ता है और मानता है कि अगर वो कभी अपने लक्ष्य पूरे कर पाया तो शायद वो सही हो। शायद तब उसे आखिरकार कुछ आज़ादी मिलेगी। उसकी उम्मीदें पक्की होते देख सिंक्लेयर उसका जवाब मान लेती है। नए पक्के इरादे के साथ वो कहती है कि ठीक है। वो कहती है कि उसकी भावनाएं उसकी अपनी हैं और वो उसका इंतजार करने के लिए तैयार है, भले ही वो उसे मना करे। विकिर उसे देखता है जब वो जाने लगती है। इससे पहले कि वो जा पाती, वो उसे आवाज़ देता है और उससे कहता है कि उसने जिसके लिए इतनी मेहनत की है उसे बर्बाद न करे और जोर देता है कि उसकी मेहनत कीमती है। उसके शब्दों से वो वहीं रुक जाती है। जब सिंक्लेयर चांद को देखती है तो उसकी आंखों से राहत के आंसू बहने लगते हैं। एक शुक्रगुजार आंसुओं भरी मुस्कान के साथ वो मान जाती है और उसे धन्यवाद देती है। वर्तमान में वापस विकिर अकेडमी की भीड़ से सिंक्लेयर को देखता है। टूर्नामेंट बोर्ड पर उसका नाम देखकर वो उसके फैसले को समझता है। वो अकेडमी छोड़ने से पहले अपनी राह पर चलने के लिए, जीतने के लिए दृढ़ है। जैसे ही वो उसे देखता है वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है, ये महसूस करते हुए कि अकेडमी में उसके दिन भी गिने चुने हैं। उसके विचार उस अंधेरे भविष्य की ओर मुड़ते हैं जिसके बारे में वो जानता है कि वो आने वाला है। उसे पुरानी यादों में पढ़े गए एक भयानक घटना की याद आती है जिसे कोलोसियो त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये त्रासदी पतन के समय से पहले की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। एक प्रलय जिसने दुनिया को असली राक्षसी खतरे की याद दिलाई। टाइमलाइन का हिसाब लगाते हुए विकिर जानता है कि ये आपदा लगभग 6 महीने में आएगी। उसका रास्ता साफ है। एक बार जब वो यहाँ अपना काम खत्म कर लेगा तो आने वाली तबाही की तैयारी के लिए वो अकेडमी छोड़ देगा। जैसे ही विकिर अपने भविष्य के बारे में सोचता है, उसकी आंखें भयंकर लाल दृढ़ संकल्प से चमक उठती हैं। वो जानता है कि उसका रास्ता कठिनाइयों और परीक्षाओं की जगह की ओर जाता है, दुनिया की सबसे खराब जेल नोवेल वेग। अंधेरी खतरनाक जेल की छवि उसके दिमाग में भर जाती है, जिससे वहां जाने का उसका संकल्प और मजबूत हो जाता है। कोलोसियम में वापस भीड़ का उत्साह बढ़ता है जब एक उद्घोषक की आवाज़ गूंजती है, ये घोषणा करते हुए कि फाइनल मैच शुरू होने वाले हैं। पहले मैच की घोषणा होती है। ट्यूडर ला मांचा डॉन क्विकसॉट आइस कॉर्प्स का एक फर्स्ट ईयर एक चमकती नीली ढाल और एक भाले के साथ अखाड़े में प्रवेश करता है। उसका प्रतिद्वंद्वी तीरंदाज बियांका फॉक्स अशर है, जो आइस कॉर्प्स की ही एक फर्स्ट ईयर है जिसके पास भी ऐसी ही एनर्जी शील्ड है। स्टैंड से सुनहरे कवच में एक बड़ा आदमी कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाता है। वो ट्यूडर पर चिल्लाता है कि उनके परिवार की इज्जत दांव पर है और उसे जीतना ही होगा। उसे धमकी देता है कि अगर वो हारा तो घर वापस ना आए। ये सर्वेंटिस है, एज़्योर स्पीयरमैन परिवार का मुखिया। पास ही लंबे काले बालों वाला एक और आदमी हाथ बांधे बैठा है जो परेशान दिख रहा है। ये रॉड्रिक फॉक्स अशर है, मिस्टिकल आर्चर परिवार का मुखिया। शोर की शिकायत करते हुए वो शांति से अपनी बेटी बियांका को निर्देश देता है कि वो उस बदतमीज परिवार को सबक सिखाए। ट्यूडर बियांका से माफी मांगता है, कहते हुए कि उसे खत्म करना होगा क्योंकि उसके पिता देख रहे हैं। बिना घबराए बियांका जवाब देती है कि उसके पिता भी देख रहे हैं और उसका उस पर आसानी से पेश आने का कोई इरादा नहीं है। ट्यूडर हैरान रह जाता है, ये सवाल करते हुए कि वो उस पर आसानी से कैसे पेश आ सकती थी जबकि वो रैंकिंग में उससे ऊपर था। बियांका उसे बेवकूफ़ कहती है, ये समझाते हुए कि उसने उसे ज्यादा स्कोर करने दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हारा तो वो पूरे दिन रोएगा। दोनों प्रतिद्वंद्वी गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं कि परिणाम के बारे में शिकायत न करें। उनकी बहस तब बढ़ जाती है जब दोनों छात्र अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। उनके शरीर से आग की लपटें निकलने लगती हैं जब वे लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। स्टैंड से देखते हुए ग्रेनुइट्यूड के प्रति अपनी घृणा दिखाता है। या और बियांका जो बड़े परिवारों से हैं, इतने क्लासलेस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। फिर वो अपने बगल में बैठी सिंक्लेयर की ओर मुड़ता है और उसे आम आदमी कहता है। साफ साफ कहता है कि वो फायर कॉर्प्स मैच में टॉप स्पॉट हासिल करेगा।
वो जोर देकर कहता है कि वो किसी आम आदमी को वो सम्मान नहीं लेने दे सकता, अकेले तो अंतरिम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने की बात ही छोड़ दो। एक घमंडी मुस्कान के साथ ग्रानूई बताता है कि ये उन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित करने की उसकी पुश एंड पुल रणनीति है। उसे यकीन है कि इससे सिंक्लेयर उसमें दिलचस्पी लेगी। हालांकि सिंक्लेयर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। वो अपनी चुप्पी तोड़ती है और शांति से उसके व्यवहार को बचकाना कहती है, फिर जाने लगती है। जब ग्रानूई घबराकर हकलाता है तो सिंक्लेयर शांत भाव से बस अपनी बात दोहराती है। ग्रानूई का आत्मविश्वास गायब हो जाता है और वो अपनी सीट पर सिकुड़ जाता है, हकलाते हुए धीरे से माफी मांगता है। दूसरी तरफ डोलोरेस अपने ही परेशान करने वाले विचारों में खोई हुई है। वो आह भरती है, पार्क की बेंच पर अपनी चिंताओं से जूझ रही है। वो अकेली बैठी है, उसका मन एक ही इंसान में खोया हुआ है। वो इस बात पर परेशान है कि वो सिंक्लेयर से क्या कह सकती है। उसके मन में वॉल्ट की घटना याद आती है, जब एक गुस्से में भरी सिंक्लेयर ने उसे जोर से धक्का दिया था। उस दिन से उसने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन सिंक्लेयर उससे बच रही है। डोलोरेस परेशान है, सोच रही है कि वो उस रात जो हुआ उसकी सच्चाई कैसे समझाएगी। जब डोलोरेस अपनी चिंताओं में खोई बैठी थी, तभी अचानक कोई उसके पास आता है जिससे वो चौंक जाती है। ये विकीर है जो उसकी तरफ आ रहा है। उसके मन में जल्दी से एक विचार आता है। उसे याद आता है कि सिंक्लेयर और विकीर कितने करीब लगते हैं। अपनी दोस्त से फिर से जुड़ने के लिए बेताद डोलोरेस फैसला करती है कि विकीर से मदद मांगने से उसे सिंक्लेयर से बात करने का मौका मिल सकता है। वो जानती है कि ये एक चालाकी भरी रणनीति है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। जैसे ही वो उसका नाम पुकारने वाली होती है, एक छोटी लड़की उसके पास से गुजरती है, खुशी से चिल्लाती है, डैडी विकीर। इससे पहले कि हैरान विकीर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, छोटी लड़की पोमेरेनियन उसे जोर से गले लगाती है, खुशी से उसे बताती है कि उसने अपने डैडी को कितना मिस किया। इस सार्वजनिक प्रदर्शन से भीड़ में हलचल मच जाती है। फुसफुसाहट शुरू हो जाती है क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि क्या एक छोटी लड़की ने सच में एक स्टूडेंट को डैडी कहा। कुछ तो ये भी कमेंट करते हैं कि वे एक जैसे दिखते हैं। मूंछों वाला एक बूढ़ा आदमी विकीर को शक की नज़र से घूरता है। ये खुलासा कि वो जवान स्टूडेंट पिता हो सकता है इतना शर्मनाक है कि विकीर पोमेरेनियन को पकड़ता है और भाग जाता है। एक अमीर जोड़ा इस अजीब स्थिति पर कमेंट करता है, ये कहते हुए कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन डोलोरेस से ज्यादा किसी पर असर नहीं होता। ये खुलासा उसे बहुत ज्यादा लगता है। उसके पैरों में जान नहीं रहती और वो पार्क में घुटनों के बल गिर जाती है। पूरी तरह से हैरान चेहरे से उस सीन को देखते हुए वो सिर्फ एक अविश्वास भरा शब्द हकला पाती है, डैडी। विकीर जल्दी से गॉसिप करने वाली भीड़ से निकल जाता है, पोमेरेनियन को अपनी पीठ पर लिए हुए। वो अकेडमी के मैदान के एक शांत हिस्से की ओर जाता है, विशाल बर्फ से ढके कोलिजियम के पास। वो राहत की सांस लेता है, खुश है कि आखिरकार वो सबसे दूर है। हालांकि उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि पोमेरेनियन उसकी पीठ से खुशी से चीखती है। वो कहती है कि इतनी तेजी से दौड़ना कितना मजेदार है और उत्सुकता से अपने अंकल से पूछती है। विकीर धीरे से छोटी लड़की को नीचे उतारता है, फिर वो गंभीरता से समझाता है कि अगर वो सार्वजनिक जगहों पर उसे डैडी कहकर मजाक करेगी तो वो अपने अंकल को मुश्किल में डाल देगी। उसकी गंभीर आवाज सुनकर पोमेरेनियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डरते डरते पूछती है कि क्या वो नाराज है और जल्दी से माफी मांगती है। वादा करती है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। विकीर का चेहरा नरम पड़ जाता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो नाराज नहीं है, बस कुछ चीजों से निपट रहा है, और उसके सिर पर हाथ फेरता है जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है। वो नीचे झुकता है, पूछता है कि वो अकेली क्यों है। वो बताता है कि उसे ओसिरिस के साथ होना चाहिए था और पूछता है कि वो कहाँ है। पोमेरेनियन बताती है कि बड़े अंकल उनके ब्रेसलेट लेने गए थे। इंतजार करते समय उसने गार्ड्स के साथ लुका छिपी खेली, लेकिन विकीर को देखने के लिए बेचैन हो गई और चुपके से खुद ही अंदर आ गई। विकीर सोचता है कि उसने अपना रास्ता कैसे बनाया होगा। कल्पना करता है कि उसने नखरे किए होंगे और ह्यूगो को मुश्किल में डाल दिया होगा जब तक कि वो उसे आने देने के लिए सहमत नहीं हो गया। वो समझता है कि अगर ह्यूगो को रिपोर्ट करना पड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच एक मासूम पोमेरेनियन ऊपर देखती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है। विकीर स्थिति को ठीक करने का फैसला करता है। वो पोमेरेनियन से कहता है कि वे उसके बड़े अंकल को ढूंढ लेंगे, और उसका हाथ पकड़कर वे दोनों साथ चले गए। जैसे ही विकीर और पोमेरेनियन हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, वो अचानक रुक जाता है। अचानक रुकने से हैरान पोमेरेनियन ऊपर देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। विकीर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके पास बिना किसी को पता चले आ गया है। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत सफेद हुड वाले चोगे में खड़ी थी, जो एक छड़ी के सहारे खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी। धीरे से वो कहती है कि उसे प्यास लगी है। उसके चुपचाप आने से अभी भी हैरान विकीर उसकी तरफ मुड़ता है। जैसे ही बूढ़ी औरत अपनी बात दोहराती है, विकीर उसके झुर्रीदार चेहरे और चश्मे को देखता है और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो जानता है कि वो कौन है, लून चर्च की पोप और ताकतवर को वॉडिस परिवार की मुखिया। वो सालों पुरानी है,
वो साम्राज्य के एकीकरण से पहले से रह रही है, जिससे वो आखिरी पारंपरिक सॉन्टिस में से एक बन गई है। वो एक जीवित किंवदंती है, नाबुकोव, लूनक्वो वाडिस्क्यू। विकिर हैरान है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। उसकी कद का कोई व्यक्ति अकादमी में क्यों होगा? स्थिति असंभव है। अपनी मूल टाइमलाइन में उसने उसके बारे में केवल इतिहास की किताबों में पढ़ा है, क्योंकि इस समय तक उसे मर जाना चाहिए था। इतिहास में उसकी मौत एक अंदरूनी व्यक्ति द्वारा जहर से दर्ज है, जो सफल हुआ क्योंकि उसकी अपनी शक्ति ने उसे कमजोर बना दिया था। अपने सामने जीवित पोप को देखकर विकिर को भयानक स्पष्टता के साथ समझ में आता है कि इतिहास बदल गया है। वो सोचता है कि क्या अतीत में लौटने के बाद से उसके कार्यों के कारण वो जीवित है? जैसे ही विकिर इस बदलाव को समझता है, उसे आशा की एक किरण महसूस होती है। पोप की शक्ति मानवता के भविष्य के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। उसकी आशा भरी सोच तब खत्म हो जाती है जब पोप की बाल्टी हवा में झूलती हुई आती है और सीधे उसके सिर पर लगती है। बूढ़ी औरत का चेहरा बुढ़ापे के गुस्से में टेढ़ा हो जाता है और वो लड़के से पानी देने के लिए चिल्लाती है। परेशान और निराश होकर विकिर को याद आता है कि डोलोरिस ने उसे बताया था कि पोप को डिमेंशिया है। उसे एहसास होता है कि डोलोरिस सही है। अपनी वर्तमान स्थिति में पोप बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगी। फिर भी एक परेशान करने वाला विचार बना रहता है। शक्तिशाली उपस्थिति जो उसने पहली बार उसके पास आने पर महसूस की थी, वो उसके बुढ़ापे के व्यवहार से बिल्कुल अलग लगती है। इस हलचल से ध्यान आकर्षित होता है। पोमरेनियन गुस्से में अपने चाचा का बचाव करती है, जबकि डोलोरिस, जो पोप को ढूंढ रही थी, घबराकर उनकी ओर दौड़ती है। वो पूरी तरह से थकी हुई और हाँफती हुई पहुंचती है। उन्हें पाकर राहत महसूस करती है। सांस लेते हुए डोलोरिस चिंता से पोप से पूछती है कि उसका सहायक सर पीटर कहाँ है और वो अकेली क्यों घूम रही है। पोप उसे नज़रअंदाज करती है और पानी की मांग करती रहती है। एक भ्रमित डोलोरिस केवल पूछ सकती है कि क्या उसे प्यास लगी है। विकिर पास के एक कुएं की ओर इशारा करता है और पोप से कहता है कि वो वहां से पानी पी सकती है, लेकिन पोप जिद से अपनी टूटी हुई बाल्टी आगे बढ़ाती है और जोर देती है कि वे उसका इस्तेमाल करके उसके लिए पानी लाएं। तीनों बाल्टी को हैरानी से चुपचाप देखते हैं। नीचे के बड़े छेद से झांकते हुए पोमरेनियन स्पष्ट बात कहती है, पानी लीक हो जाएगा। पोप टूटी हुई बाल्टी को देखकर सोच में पड़ जाती है और हाँ करती है। फिर एक अजीब हरकत करते हुए वो बाल्टी को कुएं में फेंक देती है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। जैसे ही बाल्टी डूबती है, वो अजीब संतुष्टि के साथ कहती है कि अब इसमें से पानी नहीं बहेगा। उसका व्यवहार अचानक बुढ़ापे से समझदारी में बदल जाता है। विकिर और डोलोरिस की ओर मुड़कर वो कहती है कि सभी चीजें अपने प्राकृतिक रूप में सबसे अच्छी होती हैं। आंखें बंद करके वो रहस्यमयी सलाह देती है कि अगर फर्श में छेद या दरारें हैं तो उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। वो समझाती है कि छेदों को किसी बड़ी चीज से ढककर भरा जा सकता है, जैसे कुएं का पानी टूटी हुई बाल्टी को घेर लेता है। डोलोरिस के गाल को धीरे से छूते हुए पोप आगे कहती है, उसे सलाह देती है कि खालीपन को जबरदस्ती भरने की कोशिश न करें। वो युवा संत से कहती है कि चीजें स्वाभाविक रूप से होने दें। ये समझदारी की बात डोलोरिस को बहुत प्रभावित करती है। हालांकि विकिर इस दार्शनिक भाषण से प्रभावित नहीं होता है। वो सीधे सीधे टोकता है और उसके तर्क में व्यावहारिक कमी बताता है। वे अभी भी इससे पानी नहीं पी सकते। पोप उसे जिज्ञासा से देखती है। विकिर के कॉलर से एक छोटी मकड़ी निकलती है। वो बच्ची से बात करता है और उसे काम करने के लिए कहता है। उसके आदेश पर बेबी मैडम अपने मुंह से एक मोटा जाला निकालती है, जो बाल्टी के बड़े छेद को पूरी तरह से बंद कर देता है। बाल्टी ठीक होने के बाद विकिर उसे कुएं में डुबोता है और आसानी से पानी निकाल लेता है। वो भरी हुई बाल्टी पोप को दिखाता है, सीधे उसकी फिलॉसफी को चुनौती देता है। उसे प्यास लगी है, पानी उपलब्ध है और बाल्टी में छेद है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे अपनी जरूरत का पानी पाने के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसके व्यावहारिक समाधान से उसके साथी हैरान रह जाते हैं। पोमेरेनियन की आंखें चमक उठती हैं जब वो पूछती है कि क्या उसने जादू का इस्तेमाल किया, जबकि हैरान डोलोरिस केवल उसका नाम हकला पाती है। हालांकि पोप चुप रहती है। उसका बूढ़ा व्यवहार गायब हो जाता है और उसकी जगह एक तेज नजर आ जाती है, क्योंकि उसकी आंखें पवित्र रोशनी से चमकती हुई विकिर पर टिक जाती हैं। उनके तनावपूर्ण पल को एक पादरी के कपड़े पहने एक आदमी ने बाधित किया, जो उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था और घबराहट में पोप को बुला रहा था। ये आदमी सर पीटर है, पोप का सेवक है। सांस फूल रही थी, लेकिन राहत महसूस करते हुए उसने बताया कि जब वो गायब हो गई थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसने डोलोरिस को उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया। उसकी अटेंडेंट के मौजूद होने पर पोप का टेस्ट खत्म हो गया लगता है।
उसकी आवाज, जो अब साफ और समझदारी वाली थी, उसने विकेट से माना कि उसका तरीका सही था। उसके चेहरे पर एक समझदारी वाली मुस्कान फैल गई जब उसने उसकी फिलॉसफी के बारे में बताया, कभी हार न मानना और हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढना, चाहे कोई भी रुकावट हो। उसने कहा कि यही जिंदगी है जो उसे जीनी है। विकेट चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव समझ नहीं आ रहे थे जब वो उसकी बातें सुन रहा था। अपना मैसेज देने के बाद वो जाने के लिए मुड़ी और अपने अटेंडेंट को जाने को कहा। घबराया हुआ सर पीटर तेजी से उसके पीछे गया। कुछ कदम चलने के बाद वो रुकी और विकेट की तरफ मुड़ी और उसे एक छोटा लेकिन सच्चा धन्यवाद दिया। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान आई जब उसने बताया कि उसकी वजह से अब वो शांति से जा सकती है। फिर वो मुड़ती है और सर पीटर के साथ चली जाती है, अपने पीछे रहस्य का एक निशान छोड़ जाती है। विकीर, डोलोरेस और पोमेरियन ठीक की गई बाल्टी के साथ आंगन में खड़े रह जाते हैं। वे चुपचाप खड़े रहते हैं, उस अजीब मुलाकात को समझने की कोशिश करते हुए। डोलोरेस घबराकर विकीर को सलाह देती है कि वो पोप की बातों को ज्यादा गंभीरता से ना ले, समझाते हुए कि वो होश में नहीं थी। बाल्टी पकड़े हुए विकीर जवाब देता है कि ठीक है, क्योंकि इस कोशिश से उसे प्यास लग गई है। फिर डोलोरेस का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए मानती है कि उसने पहले छोटी लड़की की बातें सुन ली थीं। हिम्मत जुटाकर वो विकीर से पूछती है कि क्या वो पोमेरियन का डैडी है। इस अप्रत्याशित सवाल से विकीर, जो पानी पीने वाला था, खांसने लगता है और पानी थूक देता है। जैसे ही डोलोरेस और पोमेरियन उसकी तरफ भागते हैं, वो खांसता है और जल्दी से साफ करता है। वो बताता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, बल्कि एक जान पहचान वाले की छोटी बहन है और ये सब एक मजाक था। डोलोरेस अजीब तरह से हंसती है, दिखावा करते हुए कि वो बस दोबारा पक्का कर रही थी। हालांकि अंदर से उसे बहुत राहत मिलती है। उसकी राहत पर पोमेरियन उसे गुस्से से घूरती है, जो अपने गाल फुला लेती है, जिससे हैरान डोलोरेस सोचती है कि बच्चा इतना गुस्सा क्यों है। अभी भी खांसते हुए विकीर डोलोरेस से पूछता है कि क्या डैडी वाला सवाल ही वो वजह थी जिससे वो उसे ढूंढ रही थी। वो मना करती है, लेकिन मानती है कि उसे एक एहसान मांगना है। इससे पहले कि वो समझा पाए, एक घोषणा होती है जिसमें दूसरे साल के विजेता की घोषणा की जाती है और ये भी कि तीसरे साल का फाइनल मैच शुरू होने वाला है। घोषणा सभी प्रतिभागियों को अखाड़े में बुलाती है। घबराकर डोलोरेस को एहसास होता है कि उसका मैच अगला है और वो माफ़ी मांगती है, कहती है कि वे बाद में बात करेंगे। विकीर शांति से कहता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है, इसलिए वे साथ जाते हैं। कोलोसियो अकादमी के प्रवेश द्वार पर दो नई आकृतियां आती हैं। दो जवान औरतें, एक के नीले और गुलाबी बाल हैं और दूसरी के लाल, आत्मविश्वास से खड़ी हैं। बहुरंगी बालों वाली लड़की इलाके को स्कैन करती है और दृढ़ता से पूछती है, वो कहाँ है? ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाल स्टेडियम के अंदर एक हेक्सागोनल जादुई बैरियर से सुरक्षित, जो आसमान तक फैला हुआ है, तीसरे साल के आइस कोर के लिए फाइनल मैच होता है। अखाड़े में डोलोरेस और उसका विरोधी गोलियत नाम का एक छात्र, दोनों एक जबरदस्त लड़ाई के बाद थक गए हैं और हाँफ रहे हैं। गोलियत के चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास और भ्रम का भाव है। कांपते हुए वो अपनी बची हुई थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा करता है, ये कहते हुए कि वो एक चौथा सर्कल का जादूगर, जिसे सभी प्रोफेसर मानते हैं, डोलोरेस और उसके दिव्य जादू से कभी नहीं हार सकता। हालांकि जैसे ही वो अपना वाक्य पूरा करने की कोशिश करता है, उसकी ताकत जवाब दे देती है और वो जमीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। डोलोरेस हैरानी से देखती है जब उसका विरोधी गिरता है। तीव्र लड़ाई के अंत में डोलोरेस दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुट्ठी भींचती है। तीसरे साल के आइस्कोर का विजेता घोषित होने के बाद 9-10 स्टेडियम में भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है, उसका नाम जपते हुए। थोड़ी देर बाद लाउडस्पीकर घोषणा करते हैं कि अंतिम कार्यक्रम समापन समारोह जल्द ही शुरू होगा। सभी छात्रों और मेहमानों से अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा जाता है। एक पोडियम पर खड़े होकर वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग भीड़ को संबोधित करते हैं, अपना परिचय समारोह के मेजबान के रूप में देते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग पूरे छात्र समुदाय के सामने खड़े होते हैं। अपना भाषण शुरू करते हुए सभी कोलोसियो अकेडमी के छात्रों से कहते हैं कि वो उनसे प्यार और सम्मान से बात करते हैं। स्टैंड में बैठे छात्र आश्वस्त नहीं हैं, वे आपस में फुसफुसा रहे हैं। एक उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाता है, दूसरा व्यंग्य से उससे प्यार के विचार को खारिज कर देता है और तीसरा एक सामान्य लेक्चर की उम्मीद करता है, क्योंकि वे सभी मानते हैं कि वो छात्रों से नफरत करते हैं।
वेंसी आगे बढ़ते हैं, छात्रों को ये खुले तौर पर स्वीकार करके आश्चर्यचकित करते हैं कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वे उन्हें पसंद नहीं करते और उन्हें परेशान करने वाला पाते हैं। वो बताते हैं कि उनका कठोर व्यवहार जानबूझकर था, उन्हें अकेडमी के सुरक्षित ठिकाने को छोड़ने के बाद आने वाली कठिन यात्रा के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य उन्हें ज्ञान और शक्ति देना है ताकि वो किसी भी कठिनाई और विपरीत परिस्थिति से उभर सकें। हालांकि एक खास छात्र से मिलने के बाद उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, एक ऐसी मुलाकात जिसने उन्हें कई बातें महसूस कराईं। उनके दिमाग में विकीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण पल कौंधते हैं। एक गरीब लड़का जो प्रोफेसर सैंडी के सामने उन छात्रों के लिए खड़ा हुआ था जो अपनी फीस नहीं दे सकते थे। वेंसी का अपना डर और गुस्सा जब विकीर एग्जाम के दौरान फंस गया था, गेट खोलने के लिए चिल्ला रहा था, और आखिर में उसकी राहत और आभार जब उसने विकीर को घायल प्रोफेसर सैंडी को सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद की। इन अनुभवों के जरिए वेंसी बताते हैं कि उन्होंने एक प्रोफेसर होने के नाते एक ज़रूरी सबक सीखा है कि एक स्टूडेंट को सच में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सिर्फ दूसरे स्टूडेंट से ही मिल सकता है। वर्तमान में लौटते हुए वो उस बिना नाम वाले स्टूडेंट को दिल से धन्यवाद देते हैं। उनकी आवाज़ नर्म हो जाती है जब वो उनके भविष्य के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोई भी मुश्किल जो उन्हें पीछे धकेलती है वो एक ऐसी हवा में बदल जाएगी जो उन्हें आगे बढ़ाएगी। वो चाहते हैं कि सूरज हमेशा उन पर प्यार से चमके और बारिश होने पर भी इंद्रधनुष दिखाई दे। उन्हें उम्मीद है कि जो दुख भरे दिन उनके जीवन में आएंगे वे उन्हें खुशियों के दिनों से भी ज्यादा आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भीड़ में से सुनते हुए सिनक्लेयर का चेहरा गंभीर और सोच में डूबा हुआ है। उनके शब्द साफ तौर पर उसे छू रहे हैं। सबसे जरूरी बात, वो प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन प्यार, शांति, आशा और उपलब्धियों से भरा हो। वो ये कहकर बात खत्म करते हैं कि उन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर सम्मान के आखिरी भाव के रूप में वो सभी स्टूडेंट्स को गहरा प्रणाम करते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी के अप्रत्याशित रूप से भावुक भाषण के बाद स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। स्टैंड में बैठे स्टूडेंट्स भावुक हो जाते हैं। पिग्गी, ट्यूडर और सैंचो सभी खुलकर रो रहे हैं। पिग्गी ये जानकर हैरान है कि प्रोफेसर वेंसी इतने प्यार भरे शब्द बोल सकते हैं, जबकि ट्यूडर मजाकिया अंदाज में कहता है कि किसी और ने उनके लिए भाषण लिखा होगा। सैंचो खुद को शांत रखने की कोशिश करता हुआ बड़बड़ाता है कि योद्धा रोते नहीं हैं। इसके बिल्कुल विपरीत बियांका चुप और शांत रहती है। उसका बिना प्रभावित होने वाला चेहरा अपने दोस्तों को चुप रहने के लिए कहता है। डलोरेस भी साफ तौर पर भावुक है। वो सोच विचार कर कहती है कि प्रोफेसर के मन में साफ तौर पर बहुत कुछ चल रहा है। उसके बगल में बैठी लड़की जोर जोर से रो रही है और मानती है कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई है। फिर रोने वाली लड़की डोलोरेस की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो वही स्टूडेंट है जिसका जिक्र वेंसी ने किया था, क्योंकि उसने ही उनसे सबसे ज्यादा बात की थी। हैरानी की बात यह है कि डोलोरेस चुपचाप इससे इनकार करती है, ये कहते हुए कि उसे नहीं लगता कि वो है। पास से सुनते हुए वकीर सवाल पर सोचता है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद है और उसके चश्मे के पीछे उसकी लाल आंख चमक रही है। डलोरेस चुपचाप सोचती है कि वो कौन था जिसने जिद्दी प्रोफेसर की आंखें खोलने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही वेंसी पोडियम से दूर जाता है, हेडमास्टर विंस्टन उसे रोकते हैं, उसके कंधे पर थपथपाते हैं और उसे अच्छे काम और एक मार्मिक भाषण की बधाई देते हैं। हालांकि वेंसी तारीफ से पीछे हट जाता है, उसके चेहरे के भाव समझ से परे हैं। विंस्टन उसे सोच भरी नजर से जाते हुए देखता है, फिर खुद स्टेज पर जाता है। माइक्रोफोन के पास आते हुए हेडमास्टर विंस्टन अपना भाषण शुरू करते हैं। वो अपना परिचय देते हैं और मजाक में कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल ने इतना बढ़िया भाषण दिया कि अब उनके लिए बोलना मुश्किल होगा। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। फिर कुछ आम सलाह देते हुए कहते हैं कि हर पल अपना बेस्ट करें। फिर उनका लहजा बदल जाता है, जो ज़्यादा पर्सनल और गंभीर हो जाता है। वो बताते हैं कि पिछले कई महीनों में वो अकेडमी छोड़कर शांति खोजने गए थे, क्योंकि मैना ओवरलोड नाम की एक पुरानी बीमारी के कारण उनकी सेहत खराब हो गई थी। विंस्टन समझाते हैं कि अपनी सेहत खोने के बाद ही उन्हें सच में एहसास हुआ कि आज का पल कितना कीमती है। वो यकीन के साथ कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वे कब मरेंगे, कल नहीं, अगले घंटे नहीं, यहाँ तक कि अगले सेकंड भी नहीं। वो सभी से हर पल अपना बेस्ट करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ बराबर होती है।
हेडमास्टर विंस्टन अपना भाषण उन स्टूडेंट से एक आखिरी दिल से अपील के साथ ख़त्म करते हैं जो अपनी छुट्टियां शुरू करने वाले हैं। वो उनसे आग्रह करते हैं कि वे ये ना भूलें कि ज़िंदगी और समय कीमती हैं, क्योंकि वो उनसे बिना किसी पछतावे के जीने की गुजारिश करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वे कल या अगले ही पल मर सकते हैं। उनके शब्द सबसे भयानक तरीके से बीच में ही कट जाते हैं। एक बड़ा खतरनाक दिखने वाला बैंगनी रंग का चाबुक जैसा टेंटिकल अचानक आगे बढ़ता है और सीधे उनकी छाती में घुस जाता है, जिससे खून हवा में फैल जाता है। उनकी आंखें पूरी तरह सदमे और अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनसे जिंदगी खत्म होने लगती है। पूरा स्टेडियम अफरा तफरी में डूब जाता है। स्टूडेंट्स हैरान होकर चुपचाप देखते रहते हैं। उनके चेहरों पर सिर्फ डर का भाव है। पिगी, ट्यूडर और सैंचो डर के मारे जम गए हैं, जबकि बियांका, डॉलरस और उसके बगल वाली लड़की सिर्फ घूर रही हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई हैं। विंस्टन विकर, जिन्होंने कई आपदाओं को पहले ही देख लिया था, इस अचानक क्रूर हमले से पूरी तरह हैरान हैं। विंस्टन बहुत सारा खून खांसते हैं, क्योंकि बैंगनी टेंटिकल उन्हें आसानी से हवा में उठा लेता है। फिर हमलावर उन्हें जोर से घुमाता है और फिर अविश्वसनीय ताकत से पत्थर के स्टेज पर पटक देता है, जिससे जमीन टूट जाती है और एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। वो टूटे फूटे और खून से लथपथ पड़े हैं, अभी भी होश में हैं, लेकिन असहनीय दर्द में हैं। उनके गले से दर्द भरी चीख निकलती है। जैसे ही वो चीखता है, एक काली परछाई जैसी आकृति उसके टूटे हुए शरीर के पास खतरनाक तरीके से उतरती है। हमला अभी शुरू ही हुआ था। इस अफरा तफरी के बीच हेडमास्टर विंस्टन की सजी हुई तलवार टूटी हुई जमीन पर पड़ी रह जाती है। ऊंची हील वाली एक परछाई जैसी आकृति पास आती है और उसे उठा लेती है। हमलावर मिस ओरोबोरस निकली। उसकी आंखों से उसके अजीब मास्क के पीछे से एक खतरनाक बैंगनी रोशनी चमक रही थी। जीत की मुस्कान के साथ वो घोषणा करती है कि उसे आखिरकार अपना इनाम, चाबी, विंटर स्वॉर्ड ऑरवेल, मिल गया है। उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि गुस्से में वेंसी मॉर्गन उसका नाम चिल्लाता है, कसम खाता है कि वो अब और आगे नहीं जाएगी। वो और कई दूसरे प्रोफेसर अपनी तलवारें निकालते हैं और लड़ने के लिए तैयार होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। वेंसी के चेहरे पर सिर्फ डर और अविश्वास था। वो गिरे हुए हेडमास्टर को देखता है। ये देखकर हैरान था कि विंस्टन जैसा एक बेहतरीन तलवारबाज इतनी जल्दी हार सकता है, यहाँ तक कि घात लगाकर किए गए हमले में भी। उसका डर जल्दी ही उलझन में और फिर गुस्से में बदल जाता है, जब वो ओरोबोरस की कलाई पर एक जानी पहचानी दिखने वाली हरी कंगन देखता है, जिसमें एक बैंगनी रत्न लगा था। उसे एक परेशान करने वाली निश्चितता के साथ एहसास होता है कि उसने जरूर स्कूल अधिकारी का भेष बदला होगा, ताकि उनकी सुरक्षा को चकमा देकर अखाड़े में घुस सके, और वो उस चूक को कोसता है जिससे ऐसा हुआ। खुद को संभालते हुए वेंसी उस हत्यारे का सामना करता है। वो चिल्लाता है कि भले ही उसका घात लगाकर किया गया हमला सफल हो गया हो, लेकिन वो अकेडमी से जिंदा नहीं जाएगी। अपने हाथ में एक चमकता हुआ नीला जादुई घेरा बनाते हुए वो घोषणा करता है कि ये स्कूल एक ऐसी संस्था है जो मार्शल आर्ट्स के शिखर का सम्मान करता है। अपनी आंखों में शक्ति की चमक और 2 अन्य दृढ़ प्रोफेसरों के साथ वो घोषणा करता है कि ताकत के मामले में वे असल में एक सेना है और उसके पास उन सभी को अकेले हराने का कोई मौका नहीं है। मिस ओरोबोरस एक डरावनी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान दिखाती है और ठंडे लहजे में वेंसी से पूछती है कि क्या उसने सच में कहा था कि वो अकेली है। वेंसी रुक जाता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे लुढ़कती है। जब वो उसे पूरी उलझन में देखता है, उसके शब्दों का मतलब समझ नहीं पाता था। अचानक एक जोरदार ताकत अखाड़े की सुरक्षा पर हमला करती है। स्टेडियम की रक्षा करने वाली नीली षटकोणीय जादुई बाधा जोर से टूट जाती है, असंख्य रोशनी के टुकड़ों में बिखर जाती है। वेंसी आसमान की ओर देखता है, बैरियर के विनाश को रोकने में लाचार। जैसे ही भीड़ घबराहट में चीखने लगती है, हत्यारा पागलों की तरह हंसती है, अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लेती है। वो मानती है कि उसे उनके डर की आवाज बहुत पसंद है। फिर एक बदलाव शुरू होता है। उसके बालों का रंग बदल जाता है, सफेद से चमकीला बैंगनी हो जाता है, जैसे ही वो आंखों पर बंधी पट्टी वाला मास्क अपने चेहरे से हटाती है, जबकि वेंसी उसे देखता रहता है। वेंसी जम जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे से भरा होता है जब वो अपने सामने खड़ी महिला को पहचान लेता है। हत्यारा अपनी असली पहचान बताती है। वो असल में प्रोफेसर सैडी है, एक जंगली पागलपन भरे भाव के साथ। एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए, अपनी जीभ बाहर निकालकर और चमकती हुई बैंगनी आंखों से घूरते हुए वो लापरवाही से अपने कलीग को नाम से बुलाती है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वो एकेडमी के मैदान के एक शांत हिस्से की ओर जाता है, विशाल बर्फ से ढके कोलिजियम के पास। वो राहत की सांस लेता है, खुश है कि आखिरकार वो सबसे दूर है। हालांकि उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि पोमेरेनियन उसकी पीठ से खुशी से चीखती है। वो कहती है कि इतनी तेजी से दौड़ना कितना मजेदार है, और उत्सुकता से अपने अंकल से पूछती है। विकीर धीरे से छोटी लड़की को नीचे उतारता है। फिर वो गंभीरता से समझाता है कि अगर वो सार्वजनिक जगहों पर उसे डैडी कहकर मजाक करेगी तो वो अपने अंकल को मुश्किल में डाल देगी। उसकी गंभीर आवाज सुनकर पोमेरेनियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डरते डरते पूछती है कि क्या वो नाराज है, और जल्दी से माफी मांगती है। वादा करती है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। विकीर का चेहरा नरम पड़ जाता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो नाराज नहीं है, बस कुछ चीजों से निपट रहा है, और उसके सिर पर हाथ फेरता है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है। वो नीचे झुकता है, पूछता है कि वो अकेली क्यों है। वो बताता है कि उसे ओसिरिस के साथ होना चाहिए था, और पूछता है कि वो कहाँ है। पोमेरेनियन बताती है कि बड़े अंकल उनके ब्रेसलेट लेने गए थे। इंतजार करते समय उसने गार्ड्स के साथ लुका छिपी खेली, लेकिन विकीर को देखने के लिए बेचैन हो गई और चुपके से खुद ही अंदर आ गई। विकीर सोचता है कि उसने अपना रास्ता कैसे बनाया होगा। कल्पना करता है कि उसने नखरे किए होंगे और ह्यूगो को मुश्किल में डाल दिया होगा, जब तक कि वो उसे आने देने के लिए सहमत नहीं हो गया। वो समझता है कि अगर ह्यूगो को रिपोर्ट करना पड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच एक मासूम पोमेरेनियन ऊपर देखती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है। विकीर स्थिति को ठीक करने का फैसला करता है। वो पोमेरेनियन से कहता है कि वे उसके बड़े अंकल को ढूंढ लेंगे, और उसका हाथ पकड़कर वे दोनों साथ चले गए। जैसे ही विकीर और पोमेरेनियन हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, वो अचानक रुक जाता है। अचानक रुकने से हैरान पोमेरेनियन ऊपर देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। विकीर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके पास बिना किसी को पता चले आ गया है। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत सफेद हुड वाले चोगे में खड़ी थी, जो एक छड़ी के सहारे खड़ी थी, और उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी। धीरे से वो कहती है कि उसे प्यास लगी है। उसके चुपचाप आने से अभी भी हैरान विकीर उसकी तरफ मुड़ता है। जैसे ही बूढ़ी औरत अपनी बात दोहराती है, विकीर उसके झुर्रीदार चेहरे और चश्मे को देखता है, और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो जानता है कि वो कौन है, लून चर्च की पोप और ताकतवर कोवॉडिस परिवार की मुखिया। वो सालों पुरानी है। वो साम्राज्य के एकीकरण से पहले से रह रही है, जिससे वो आखिरी पारंपरिक सॉन्टिस में से एक बन गई है। वो एक जीवित किंवदंती है, नाबुकोव, लून क्वो वाडिस्क्यू। विकीर हैरान है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। उसकी कद का कोई व्यक्ति अकादमी में क्यों होगा? स्थिति असंभव है। अपनी मूल टाइमलाइन में उसने उसके बारे में केवल इतिहास की किताबों में पढ़ा है, क्योंकि इस समय तक उसे मर जाना चाहिए था। इतिहास में उसकी मौत एक अंदरूनी व्यक्ति द्वारा जहर से दर्ज है, जो सफल हुआ क्योंकि उसकी अपनी शक्ति ने उसे कमजोर बना दिया था। अपने सामने जीवित पोप को देखकर विकीर को भयानक स्पष्टता के साथ समझ में आता है कि इतिहास बदल गया है। वो सोचता है कि क्या अतीत में लौटने के बाद से उसके कार्यों के कारण वो जीवित है। जैसे ही विकीर इस बदलाव को समझता है, उसे आशा की एक किरण महसूस होती है। पोप की शक्ति मानवता के भविष्य के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। उसकी आशा भरी सोच तब खत्म हो जाती है जब पोप की बाल्टी हवा में झूलती हुई आती है और सीधे उसके सिर पर लगती है। बूढ़ी औरत का चेहरा बुढ़ापे के गुस्से में टेढ़ा हो जाता है और वो लड़के से पानी देने के लिए चिल्लाती है। परेशान और निराश होकर विकीर को याद आता है कि डोलोरिस ने उसे बताया था कि पोप को डिमेंशिया है। उसे एहसास होता है कि डोलोरिस सही है। अपनी वर्तमान स्थिति में पोप बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगी। फिर भी एक परेशान करने वाला विचार बना रहता है। शक्तिशाली उपस्थिति जो उसने पहली बार उसके पास आने पर महसूस की थी, वो उसके बुढ़ापे के व्यवहार से बिल्कुल अलग लगती है। इस हलचल से ध्यान आकर्षित होता है। पोमेरेनियन गुस्से में अपने चाचा का बचाव करती है, जबकि डोलोरिस, जो पोप को ढूंढ रही थी, घबराकर उनकी ओर दौड़ती है। वो पूरी तरह से थकी हुई और हाँफती हुई पहुंचती है। उन्हें पाकर राहत महसूस करती है। सांस लेते हुए डोलोरिस चिंता से पोप से पूछती है कि उसका सहायक सर पीटर कहाँ है और वो अकेले क्यों घूम रही है। पोप उसे नजरअंदाज करती है और पानी की मांग करती रहती है। एक भ्रमित डोलोरिस केवल पूछ सकती है कि क्या उसे प्यास लगी है। विकीर पास के एक कुएं की ओर इशारा करता है और पोप से कहता है कि वो वहां से पानी पी सकती है, लेकिन पोप जिद से अपनी टूटी हुई बाल्टी आगे बढ़ाती है और जोर देती है कि वे उसका इस्तेमाल करके उसके लिए पानी लाएं। तीनों बाल्टी को हैरानी से चुपचाप देखते हैं। नीचे के बड़े छेद से झांकते हुए पोमेरेनियन स्पष्ट बात कहती है, पानी लीक हो जाएगा। पोप टूटी हुई बाल्टी को देखकर सोच में पड़ जाती है और हाँ करती है। फिर एक अजीब हरकत करते हुए वो बाल्टी को कुएं में फेंक देती है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं।
जैसे ही बाल्टी डूबती है, वो अजीब संतुष्टि के साथ कहती है कि अब इसमें से पानी नहीं बहेगा। उसका व्यवहार अचानक बुढ़ापे से समझदारी में बदल जाता है। विकिर और डोलोरेस की ओर मुड़कर वो कहती है कि सभी चीजें अपने प्राकृतिक रूप में सबसे अच्छी होती हैं। आंखें बंद करके वो रहस्यमयी सलाह देती है कि अगर फर्श में छेद या दरारें हैं तो उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। वो समझाती है कि छेदों को किसी बड़ी चीज से ढककर भरा जा सकता है, जैसे कुएं का पानी टूटी हुई बाल्टी को घेर लेता है। डोलोरेस के गाल को धीरे से छूते हुए पोप आगे कहती है, उसे सलाह देती है कि खालीपन को जबरदस्ती भरने की कोशिश न करें। वो युवा संत से कहती है कि चीजें स्वाभाविक रूप से होने दें। ये समझदारी की बात डोलोरेस को बहुत प्रभावित करती है। हालांकि विकिर इस दार्शनिक भाषण से प्रभावित नहीं होता है। वो सीधे सीधे टोकता है और उसके तर्क में व्यावहारिक कमी बताता है। वे अभी भी इससे पानी नहीं पी सकते। पोप उसे जिज्ञासा से देखती है। विकिर के कॉलर से एक छोटी मकड़ी निकलती है। वो बच्ची से बात करता है और उसे काम करने के लिए कहता है। उसके आदेश पर बेबी मैडम अपने मुंह से एक मोटा जाला निकालती है, जो बाल्टी के बड़े छेद को पूरी तरह से बंद कर देता है। बाल्टी ठीक होने के बाद विकिर उसे कुएं में डुबोता है और आसानी से पानी निकाल लेता है। वो भरी हुई बाल्टी पोप को दिखाता है, सीधे उसकी फिलॉसफी को चुनौती देता है। उसे प्यास लगी है, पानी उपलब्ध है और बाल्टी में छेद है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे अपनी जरूरत का पानी पाने के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसके व्यावहारिक समाधान से उसके साथी हैरान रह जाते हैं। पोमेरेनियन की आंखें चमक उठती हैं जब वो पूछती है कि क्या उसने जादू का इस्तेमाल किया, जबकि हैरान डोलोरेस केवल उसका नाम हकला पाती है। हालांकि पोप चुप रहती है। उसका बूढ़ा व्यवहार गायब हो जाता है और उसकी जगह एक तेज नजर आ जाती है, क्योंकि उसकी आंखें पवित्र रोशनी से चमकती हुई विकिर पर टिक जाती हैं। उनके तनावपूर्ण पल को एक पादरी के कपड़े पहने एक आदमी ने बाधित किया, जो उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था और घबराहट में पोप को बुला रहा था। ये आदमी सर पीटर है, पोप का सेवक है। सांस फूल रही थी, लेकिन राहत महसूस करते हुए उसने बताया कि जब वो गायब हो गई थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसने डोलोरेस को उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया। उसकी अटेंडेंट के मौजूद होने पर पोप का टेस्ट खत्म हो गया लगता है। उसकी आवाज, जो अब साफ और समझदारी वाली थी, उसने विकिर से माना कि उसका तरीका सही था। उसके चेहरे पर एक समझदारी वाली मुस्कान फैल गई जब उसने उसकी फिलॉसफी के बारे में बताया। कभी हार न मानना और हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढना, चाहे कोई भी रुकावट हो। उसने कहा कि यही जिंदगी है जो उसे जीनी है। विकिर चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव समझ नहीं आ रहे थे जब वो उसकी बातें सुन रहा था। अपना मैसेज देने के बाद वो जाने के लिए मुड़ी और अपने अटेंडेंट को जाने को कहा। घबराया हुआ सर पीटर तेजी से उसके पीछे गया। कुछ कदम चलने के बाद वो रुकी और विकिर की तरफ मुड़ी और उसे एक छोटा लेकिन सच्चा धन्यवाद दिया। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान आई जब उसने बताया कि उसकी वजह से अब वो शांति से जा सकती है। फिर वो मुड़ती है और सर पीटर के साथ चली जाती है, अपने पीछे रहस्य का एक निशान छोड़ जाती है। विकिर, डोलोरेस और पोमेरियन ठीक की गई बाल्टी के साथ आंगन में खड़े रह जाते हैं। वे चुपचाप खड़े रहते हैं, उस अजीब मुलाकात को समझने की कोशिश करते हुए। डोलोरेस घबराकर विकिर को सलाह देती है कि वो पोप की बातों को ज्यादा गंभीरता से ना ले, समझाते हुए कि वो होश में नहीं थी। बाल्टी पकड़े हुए विकिर जवाब देता है कि ठीक है, क्योंकि इस कोशिश से उसे प्यास लग गई है। फिर डोलोरेस का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए मानती है कि उसने पहले छोटी लड़की की बातें सुन ली थीं। हिम्मत जुटाकर वो विकिर से पूछती है कि क्या वो पोमेरियन का डैडी है। इस अप्रत्याशित सवाल से विकिर, जो पानी पीने वाला था, खांसने लगता है और पानी थूक देता है। जैसे ही डोलोरेस और पोमेरियन उसकी तरफ भागते हैं, वो खांसता है और जल्दी से साफ करता है। वो बताता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, बल्कि एक जान पहचान वाले की छोटी बहन है और ये सब एक मजाक था। डोलोरेस अजीब तरह से हंसती है, दिखावा करते हुए कि वो बस दोबारा पक्का कर रही थी। हालांकि अंदर से उसे बहुत राहत मिलती है। उसकी राहत पर पोमेरियन उसे गुस्से से घूरती है, जो अपने गाल फुला लेती है, जिससे हैरान डोलोरेस सोचती है कि बच्चा इतना गुस्सा क्यों है। अभी भी खांसते हुए विकिर डोलोरेस से पूछता है कि क्या डैडी वाला सवाल ही वो वजह थी जिससे वो उसे ढूंढ रही थी। वो मना करती है, लेकिन मानती है कि उसे एक एहसान मांगना है। इससे पहले कि वो समझा पाए, एक घोषणा होती है जिसमें दूसरे साल के विजेता की घोषणा की जाती है और ये भी कि तीसरे साल का फाइनल मैच शुरू होने वाला है। घोषणा सभी प्रतिभागियों को अखाड़े में बुलाती है। घबराकर डोलोरेस को एहसास होता है कि उसका मैच अगला है और वो माफ़ी मांगती है, कहती है कि वे बाद में बात करेंगे।
विकीर शांति से कहता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है, इसलिए वे साथ जाते हैं। कोलोसियो अकादमी के प्रवेश द्वार पर 2 नई आकृतियां आती हैं। 2 जवान औरतें, एक के नीले और गुलाबी बाल हैं और दूसरी के लाल, आत्मविश्वास से खड़ी हैं। बहुरंगी बालों वाली लड़की इलाके को स्कैन करती है और दृढ़ता से पूछती है, वो कहाँ है? ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विकिर उसके बयान से हैरान रह जाता है। अभी भी उसकी कलाई पकड़े हुए है और पूछता है कि नाइनथॉर्न ने किसे मारा। आंखों में आंसू लिए सिनक्लेयर पुष्टि करती है कि पीड़ित बार्थोलोमियो था, जो बूर्जवा परिवार का मुखिया था। वो उसकी आंखों में देखती है और चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। उसकी आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी जब वो कहती है कि नाइनथॉर्न ने उसके पिता को मार डाला। चांदनी वाली छत पर उनके बीच गहरी चुप्पी छा जाती है। विकिर नीचे देखता है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है क्योंकि वो इस खुलासे को समझने की कोशिश कर रहा है। वो खुद से मानता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो मिलनसार छात्रा जिसे वो जानता था, उस आदमी की इकलौती बेटी थी जिसे उसने अभी अभी मारा था। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। उसे याद आता है कि जब उसके परिवार का जिक्र हुआ था तो सिनक्लेयर ने अजीब प्रतिक्रिया दी थी और उसे एहसास होता है कि वो अपनी पहचान छिपा रही थी। उसे वो अपनापन याद आता है जो उसे डेमियन की बेटी जूलियट को देखकर महसूस हुआ था और उसे एहसास होता है कि दोनों लड़कियां चचेरी बहनें थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वो वॉल्ट में उसके प्रति उसकी तीव्र जानलेवा दुश्मनी को समझता है। ये सिर्फ हत्या देखने का सदमा नहीं था, ये उस आदमी को देखने की नफरत थी जिसने उसके पिता को मारा था। जैसे ही वो ये सब समझता है, सिनक्लेयर अपने आंसू पहुंचती है। वो उसे धोखा देने के लिए माफ़ी मांगती है। कहती है कि उसने खुद से वादा किया था कि वो किसी को अपना रहस्य नहीं बताएगी, लेकिन उसे अपना दर्द उससे छिपाना मुश्किल लग रहा है। फिर वो और भी चौंकाने वाली खबर देती है। धीरे से कहती है कि उसने अकेडमी छोड़ने का फैसला किया है। विकिर हैरान होकर चुपचाप सुनता है। वो बताती है कि उसकी जिंदगी एक ही रास्ते पर केंद्रित थी, अकेडमी में महानता हासिल करना। उसने टॉप स्टूडेंट बनने, हर प्रतियोगिता जीतने और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने का सपना देखा था। अपनी जवानी इन लक्ष्यों को समर्पित कर दी थी, लेकिन अब वे सभी महत्वाकांक्षाएं उसके लिए अर्थहीन हो गई हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ और भी ज्यादा कीमती है, कुछ ऐसा जिसने जीवन के प्रति उसका नज़रिया बदल दिया है। विकिर चुपचाप सुनता है क्योंकि उसके शब्द रात की हवा में गूंजते हैं। अपनी आंखों में नए दृढ़ निश्चय के साथ सिनक्लेयर विकिर से कहती है कि अकेडमी छोड़ने से पहले एक आखिरी चीज़ है जिसे वो पूरा करना चाहती है। वो उसकी ओर मुड़ती है। उसका चेहरा आशा से भरा है और बताती है कि अब वो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देती है वो है उसके साथ रिश्ता। अचानक इस इकरार से विकिर अवाक रह जाता है। वो मुंह फेर लेता है, उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाता और जोर देता है कि वो वैसा महान इंसान नहीं है जैसा वो सोचती है। हालांकि सिनक्लेयर उसके करीब आती है और दृढ़ता से कहती है कि वो गलत है। सच्ची मुस्कान के साथ वो बताती है कि उसके लिए वो अब तक मिले किसी भी इंसान से ज़्यादा प्रभावशाली और अद्भुत है। वो उन पलों को याद करती है जिनकी उसने तारीफ की थी, जैसे फ्रेशमैन वेलकम पार्टी, जहां उसने निस्वार्थ भाव से एक परेशान पिग्गी की मदद की थी। ये दयालुता का काम था जिसने उसका ध्यान खींचा। उसे याद है कि जब उसे पता चला कि उसकी क्लास का शांत लड़का वही विकिर है जो आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, तो उसे कितना आश्चर्य हुआ था। उसे उसकी निस्वार्थता याद है, कैसे वो कुछ ज़रूरी चीज़ निकालने के लिए एक गंदे नाले में कूद पड़ा था जिससे वो हैरान रह गई थी। उसे उसकी ताकत याद है, कैसे उसने बिना लड़े या अपने सिद्धांतों से समझौता किए ज़बरदस्त मार सही। सबसे ज़्यादा उसे अपनी सबसे बड़ी निराशा याद है, जब उसने असंभव काम किया। उसने गेट तोड़ दिया और वो आंसू बहाते हुए उसकी बाहों में गिर पड़ी। ये जानकर राहत थी कि वो वापस आ गया है। यादें ताज़ा करने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो दर्दनाक परिवर्तन में लौटती है, चुपचाप दूसरी बात करती है। उस रात की एक दिल दहला देने वाली बात बताती है। जब नाइनथॉर्न ने उसके पिता को मारा तो डोलोरेस उनके पास थी। वो आगे कहती है कि ये साफ था कि वो साथ काम कर रहे थे। जब वो अपने साथ हुए गहरे धोखे के बारे में बताती है तो उसकी आंखों में दर्द भरी बैंगनी चमक आ जाती है। उसने किसी भी दूसरे सीनियर से ज्यादा डोलोरेस पर भरोसा किया था। उसे अपने पिता के हत्यारे के साथ देखकर उसका भरोसा टूट गया, जिससे वो अकेली पड़ गई। विकिर को देखते हुए उसके चेहरे पर बेचाब उम्मीद के भाव आते हैं। वो उससे कहती है कि वो एकमात्र ऐसा इंसान है जिस पर वो अभी भी भरोसा कर सकती है। वो उसे नाइनथॉर्न की आलोचना करने वाले उसके अखबार के कॉलम याद दिलाती है। उसे यकीन है कि उसे अपराधी की बुरी फितरत जरूर समझ में आनी चाहिए।
झुककर वो विनती करती है कि अब उसके पास बस वही बचा है, एकमात्र वही जो उसे समझ सकता है। जब वो अपनी बात खत्म करती है तो विकिर चुपचाप उसकी बात सुनता है और फिर उसका नाम लेता है। वो गंभीर लहजे में खड़ा होता है, उसकी स्थिति और उसके लिए उसकी भावनाओं को अपनाता है। अपनी पीठ फेरकर वो अपना मुश्किल जवाब देता है। उसे बताता है कि वो अभी उसकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। उसके तर्क में गुनाह ज़ेरा था। वो जानता है कि दया के कारण उसकी भावनाओं को स्वीकार करना क्रूर और अपमानजनक होगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सच के बोझ तले दबा है। भले ही उसने जिस आदमी को मारा दानव बेलियल था, लेकिन वो फिर भी वही नाइनथॉन्ड है जिसने उसके पिता की हत्या की थी। उसके इनकार से सिनक्लेयर को गहरा सदमा लगता है और उसके होंठ कांपने लगते हैं। जब वो पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो अभी उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क जाता है। थोड़ी सी उम्मीद के साथ वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि सही समय आने पर क्या वो उसे स्वीकार कर लेगा। विकिर हिचकिचाता है, उसके चेहरे पर उलझन के भाव हैं। वो जानता है कि उसे उसकी उम्मीद खत्म करने के लिए एक पक्का जवाब देना होगा और वो बोलना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सिनक्लेयर उसकी ओर बढ़ती है। वो उसके करीब आती है, उसे बेताबी से गले लगा लेती है। वो उससे जवाब न देने को कहती है। इसके बजाय वो आखिरी दिल तोड़ने वाली बात फुसफुसाती है, बस एक बार उसे पकड़ने की चाहत। विकिर हैरान रह जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो अपना चेहरा उसके कंधे पर रखती है। वो चुप रहता है, ना तो उसे गले लगाता है और ना ही उसे दूर धकेलता है। उसे रात में चुपचाप रोने देता है। जैसे ही विकेट टूटे दिल वाली सिनक्लेयर को पकड़े हुए है, उसका मन अपने पिछले जीवन में चला जाता है। वो अब उसे एक भोली लड़की के रूप में देखता है, लेकिन याद करता है कि भविष्य में विनाश के युग के दौरान बुर्जुआ परिवार राक्षसों से लड़ने वाले इंसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा था। वो अंदाज़ा लगाता है कि ये सिनक्लेयर ही रही होगी जो अपने परिवार की मुखिया के तौर पर चुपके से प्रतिरोध में मदद कर रही थी। उसे गहरा सम्मान और दुख महसूस होता है, ये सोचकर कि इस नाजुक लड़की ने अपने अतीत की गुमनाम हीरो बनने के लिए कितनी कठिनाइयां झेली होंगी। अपराध बोध और एहसान का भाव उस पर हावी हो जाता है और वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो जानता है कि उसके आज के काम चाहे कितने भी अच्छे इरादे से किए गए हों, शायद उसकी बिल्कुल भी मदद न करें। उसकी मुट्ठी खुल जाती है। वो तय करता है कि अभी के लिए वो उसे जो एकमात्र आराम दे सकता है वो है उसके साथ रहना। आखिरकार वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है जब वे विशाल तारों भरे आसमान के नीचे एक साथ खड़े होते हैं। इस बीच कोलोसियो एकेडमी के डायरेक्टर के ऑफिस में डायरेक्टर विंस्टन कैंपस को हरा भरा बनाने की परियोजना और जादुई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के बारे में रिपोर्ट देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने पेड़ों और फूलों की क्यारियों की संख्या दुगनी से ज्यादा कर दी है। फाइनल परीक्षाओं और पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए स्टेडियम की जादुई पत्थरों को नए मॉडल से बदल दिया गया है। हालांकि डिप्टी हेडमास्टर वेंसी मॉर्ग चिंता व्यक्त करते हैं नए जादुई पत्थरों की बिना जांची हुई मजबूती को लेके। डायरेक्टर विंस्टन गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि वेंसी हमेशा की तरह छात्रों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। वेंसी तारीफ को नज़रअंदाज कर देता है, ये दावा करते हुए कि वो बस एक डरपोक आदमी है जो अपनी स्थिति को लेकर चिंतित है। हालांकि विंस्टन झूठी विनम्रता को समझ जाता है और कहता है कि वो जानता है कि ये सच नहीं है। वो कहता है कि उसने डिप्टी हेडमास्टर की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत की है और डेस्क पर एक छोटा सजावटी डिब्बा खिसका देता है। वेंसी डिब्बा खोलता है, उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। अंदर एक हरे रंग का ब्रेसलेट है जिसमें एक चमकता हुआ बैंगनी रत्न है। विंस्टन बताता है कि ये एक खास चाबी है जो नए जादुई बाधाओं को बाईपास करती है। वो सुझाव देता है कि छात्र इसे पहने ताकि कोई सुरक्षा समस्या न हो। वेंसी उस कलाकृति को उठाता है, उसकी जादुई खूबियों को देखते हुए पूछता है कि क्या उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। विंस्टन पुष्टि करता है कि छात्रों के ब्रेसलेट पहले ही बन चुके हैं और अगर संसाधन अनुमति देंगे तो वे प्रोफेसरों के लिए और भी बनाएंगे। वेंसी मानता है कि ये उसकी टिकाऊपन की चिंताओं को दूर नहीं करता है, लेकिन ये एक मददगार कदम है। वो ब्रेसलेट वापस रख देता है और योजना स्वीकार कर लेता है। ये तय होने के बाद विंस्टन गंभीर हो जाता है। वो वेंसी को चर्चा करने के लिए एक और मुद्दे के बारे में बताता है जो आधिकारिक रिपोर्ट में नहीं है। कमरे का माहौल बदल जाता है। विंस्टन बताता है कि मामला प्रोफेसर सैडी की बर्खास्तगी से संबंधित है और दोनों आदमियों के चेहरे तनावपूर्ण हो जाते हैं। विंसी पूछता है कि इस विषय को फिर से क्यों उठाया जा रहा है, सोचते हुए कि ये पहले ही खत्म हो चुका था।
विंस्टन बताता है कि एक कैपिटल गार्ड अधिकारी के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही के लिए एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई थी। इस आरोप से वेंसी गुस्सा हो जाता है। वो शिकायत करता है कि अधिकारी तलाशी और गिरफ्तारी जैसे असली पुलिस काम करने से मना करते हुए बहुत ज्यादा रिपोर्ट फाइल करता है और ये भी कहता है कि अधिकारी ने महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी भी खो दी थी। डेस्क पर अपने हाथ पटकते हुए वेंसी घोषणा करता है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये गार्ड और अकेडमी की प्रतिष्ठा को खराब करता है। जैसे ही वो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करता है, विंस्टन शांति से एक हाथ उठाता है, उसे रोकते हुए और सहमत होता है कि सजा जरूरी है। हालांकि जैसे ही वेंसी अधिकारी को नौकरी से निकालने का सुझाव देता है, विंस्टन खिड़की की ओर मुड़ जाता है। उसकी आवाज दृढ़ थी। वो जोर देता है कि हालांकि सजा जरूरी है, लेकिन इसका फैसला वही करेगा। इस नजरअंदाज करने वाले फैसले से गुस्साई वेंसी चिल्लाता है कि ये पूरी तरह से बकवास है। हालांकि विंस्टन उसे रोक देता है। अपनी पीठ अभी भी मुड़ी हुई वो दृढ़ता से मीटिंग खत्म करता है। वेंसी को उस दिन के लिए जाने के लिए कहता है। गुस्से में वेंसी ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो गलियारे में चलता है, उसके शक और बढ़ जाते हैं। अब उसे यकीन है कि डायरेक्टर विंस्टन कुछ महत्वपूर्ण छिपा रहा है। डायरेक्टर का उसे इस मामले को ना संभालना इस मुद्दे से दूर रहने की एक स्पष्ट चेतावनी है। उसकी दृढ़ चाल को गलियारे में कुछ आदमियों के एक समूह ने रोका। एक पूछता है कि क्या उसे वो मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। फर कॉलर वाली भूरी जैकेट पहने उस आदमी ने वेंसी को एक फोल्डर दिया और उसे अंदर के दस्तावेज देखने के लिए कहा। वेंसी ने फोल्डर खोला तो उसमें एक ऐतिहासिक रिपोर्ट थी। इसमें 35 साल पहले की एक खूनी घटना का विवरण है। साम्राज्य के एकीकरण के कुछ समय बाद 47 कुलीन परिवारों के मुखियाओं द्वारा एक बड़े तख्ता पलट की कोशिश की गई थी। जैसे जैसे वो पढ़ता है, उसके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। रिपोर्ट में एक बड़े नरसंहार और शाही महल पर हमले का जिक्र है। विद्रोह नाकाम रहा, जिसके कारण 47 में से 46 परिवार के मुखियाओं को फांसी दे दी गई। बचे हुए लोगों को न्यूविल वाग नाम की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद किया गया। वेंजी उस आदमी से पूछता है कि वो इस खास ऐतिहासिक रिकॉर्ड को क्यों ढूंढ रहा था। फिर वो आदमी चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि डायरेक्टर विंस्टन और प्रोफेसर सॉडी दोनों 47 विद्रोहियों की घटना से जुड़े हुए हैं, जो साम्राज्य के इतिहास की सबसे बुरी घटना थी। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नाम में एक रहस्यमयी शक्ति होती है। डॉलोरस हाल की घटनाओं से अभी भी सदमे में है। समझती है कि एक सच्चा नाम बोलने से कारण और प्रभाव बदल सकते हैं। एक ऐसी शक्ति जो आयामों के पार काम करती है। योद्धा के पवित्र नाम के लिए अपनी बेताब विनती को याद करते हुए वो अपनी आंखें बंद करती है और शांत भाव से आखिरकार वो नाम बोलती है, वैन। जैसे ही नाम बोला जाता है, शुद्ध सुनहरी दिव्य ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है। उनमें से पूरे तहखाने को एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर देता है। जब रोशनी फीकी पड़ती है तो दानव बेलियन अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ वहां खड़ा होता है। वो मजाक उड़ाते हुए टिप्पणी करता है कि उसे सुनहरी लहर में दफनाया गया है, कुछ ऐसा जो ज्यादातर इंसान चाहेंगे। दानव उन्हें ताना मारता रहता है, कहता है कि संत डॉलरिस की मौत नाइटआउट का आखिरी खाना होगी, एक ऐसा भाग्य जो दुनिया के प्राकृतिक नियम द्वारा तय किया गया है। जैसे ही वो बोलता है, सोने के सिक्कों का अंतहीन समुद्र हर्ष पर जोर से कांपने लगता है। कंपन इतना तेज होता है कि ये दानव को हैरान कर देता है। उसकी घमंडी नजरें असली सदमे में बदल जाती हैं, क्योंकि वो सोचता है कि ये कंपन कहाँ से आ रहा है। सोने के नीचे से एक शानदार सुनहरी रोशनी निकलती है और मजबूत होती जाती है। बेलियल के राक्षसी चेहरे से पसीने की एक बूंद टपकती है, क्योंकि एक भयानक विचार उसके मन में आता है। शक्ति के एक अद्भुत प्रदर्शन में सोने के सिक्कों के पहाड़ आंशिक रूप से ऊपर की ओर फटते हैं, तहखाने के केंद्र में एक साफ रास्ता बनाते हैं। इस रास्ते के बीच में तेज रोशनी से घिरे वाकिर और डॉलरिस खड़े हैं। उनकी आंखें एक लाल चमक रही है और दूसरी पर एक पवित्र क्रॉस है, एक मजबूत संकल्प से भरी हैं। वे एक साथ खड़े हैं, पूरी तरह से शक्ति से भरे हुए। वाकिर अपने शक्तिशाली लाल आभा से घिरा हुआ है, जबकि डॉलरिस उतनी ही मजबूत सुनहरी आभा बिखेर रही है। बेलियल अविश्वास में चिल्लाता है, घटना को पहचानते हुए कि ये क्या है, एक सच्चा जागरण। पूरी तरह से भ्रमित होकर दानव निराशा में दहाड़ता है, चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। डॉलरिस से आने वाली तेज सुनहरी रोशनी इतनी तीव्र है कि ये शक्तिशाली दानव को जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभालने के लिए मजबूर करती है, अपनी आंखों को ढालते हुए।
बेलियल को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उसके सामने की चकाचौंध करने वाली शक्ति संत की सच्ची जागृत रोशनी है। हालांकि डर के बजाय बेलियल के चेहरे पर एक चौड़ी शैतानी मुस्कान फैल जाती है। वो जागे हुए हीरो को एक नई डरावनी दिलचस्पी से देखता है और खुद से सोचता है कि ये नई शक्ति सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। उनकी मिलीजुली शक्ति से गुस्सा होकर दानव बेलियल गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है कि उनका जागना नामुमकिन है और ऐलान करता है कि दौलत और लालच ही दुनिया के असली मालिक हैं। जब तक इंसान का लालच रहेगा, पैसा ही राजा रहेगा। वो अपनी बकवास जारी रखता है, कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पैसा न कर सके और सोने से ज्यादा चमकदार कुछ नहीं है। हालांकि वाकिर शांत और दृढ़ रहता है। वो दानव की गुस्से वाली नज़र से मिलता है और साफ मना कर देता है, कहता है कि असल में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पैसा कभी नहीं खरीद सकता। जैसे ही वो बोलता है, उसकी अपनी यादों की एक सीरीज़ उसके सामने से गुजरती है। उसके परिवार के चेहरे, बास्कवीर जनजाति के साथ उसका रिश्ता, एक साथी को खोने का दुख और एक प्यारे इंसान का आंसुओं से भरा आखिरी गले मिलना जो रोशनी में घुल रहा था। ये प्यार, बलिदान और जुड़ाव के पल हैं जो उसे परिभाषित करते हैं, ऐसे खजाने जो किसी भी भौतिक दौलत से कहीं ज्यादा हैं। ये बताया जाता है कि वाकिर और डॉलरस के बीच का बंधन सोने से भी ज्यादा चमकता है, जो बिना रोशनी के सिर्फ एक फीका पत्थर है। वाकिर का शैतानी खंजर शुद्ध लाल ऊर्जा के एक विशाल क्रिस्टल ब्लेड में बदल जाता है। वो उसे बेलियल की ओर इशारा करता है और ऐलान करता है कि दानव अब उनकी रोशनी के सामने गायब हो जाएगा। फिर भी अकड़ा हुआ बेलियल उनके आधे मरे शरीरों पर हंसता है और सुनहरी ऊर्जा की एक विशाल लहर छोड़ता है, उन पर चिल्लाता हुआ कि वो अपनी बकवास बंद करें। जैसे ही हमला करीब आता है, वाकिर थोड़ा सा अपना सिर घुमाता है। एक चमकदार और आत्मविश्वासी डॉलरस उसे देखकर मुस्कुराती है और उससे कहती है कि वो उसकी चिंता नहीं करती। वो खुद को ठीक करती है, अब उसका नकली नाम इस्तेमाल नहीं करती और उसे उसके असली नाम से बुलाती है, वैन। उसका भरोसा स्वीकार करते हुए वाकिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। साझेदारी की एक नई भावना के साथ वो उससे कहता है कि वो वापस आएगा। फिर वो हवा में कूदता है और सीधे एक विशाल ड्रैगन जैसे जानवर की ओर बढ़ता है जो शुद्ध सुनहरी ऊर्जा का बना है, जिसे बेलियल ने बुलाया है। जाते समय वो उसका नाम डॉलरस पुकारता है। उसे नामुमकिन लड़ाई में जाते हुए देखकर डॉलरस अब डरती नहीं है। उसका चेहरा उत्साह और मजबूत विश्वास से भरा है, क्योंकि वो अपनी मुट्ठी कस लेती है, उसका साथ देने के लिए तैयार। जैसे ही वो दुश्मन की ओर उड़ता है, वाकिर को उसकी शक्ति का पूरा असर महसूस होता है। वो देखता है कि संत की कृपा से उसका अपना ऑरा पहले से ज्यादा तेज और साफ हो गया है। जिस सबसे बड़ी तकनीक का उपयोग करने में वो पहले हिचकिचा रहा था, एक ऐसी स्किल जिस पर उसे कभी पूरा भरोसा नहीं था, अब वो मुमकिन लग रही है। उसके सामने एक जटिल चमकता हुआ लाल जादुई निशान दिखाई देता है। ये सिर्फ उसके हमलों में बढ़ोतरी नहीं है, बास्कविल परिवार की सबसे बड़ी तकनीक है, हाउंड की गुप्त कला, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए बनी है। संत की कृपा की पूरी शक्ति उसके अंदर दौड़ रही है। वाकिर अपने कबीले की सबसे बड़ी तकनीक, बास्कविल के 8वें तलवार रूप को आजाद करता है। वो राक्षस पर हमला करता है। उसका शरीर शुद्ध लाल ऊर्जा के एक विशाल क्रिस्टल ढांचे में बदल गया। ये अलौकिक जानवर एक विशाल खूंखार कुत्ते का रूप लेता है। उसके जबड़े चौड़े खुले हैं और वो बेलियल द्वारा बुलाए गए सुनहरे ड्रैगन पर हमला करता है। राक्षस केवल पूरी तरह से अविश्वास में ऊपर देख सकता है। उसका हमला गुप्त कला के विशाल आकार के सामने पूरी तरह से बौना पड़ गया। पहली बार बेलियल, एक शीर्ष शिकारी जिसने दुनिया पर राज किया है, अपने जीवन के लिए एक वास्तविक जानलेवा डर महसूस करता है। वाकिर, जिसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था, घोषणा करता है कि उसका मकसद राक्षसों को मारना है। 2 विशाल ऊर्जावान जानवर, एक लाल राक्षसी शक्ति का और दूसरा सुनहरे लालच का, एक बड़े संघर्ष में टकराते हैं। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप लाल और गुलाबी रोशनी का एक बड़ा विस्फोट होता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। जब धूल बैठती है तो कभी समृद्ध तिजोरी पूरी तरह से विनाश का दृश्य बन जाती है। एक विशाल गड्ढे के केंद्र में राक्षस बेलियल का टूटा हुआ और खून बहता हुआ शरीर पड़ा है। गड्ढे के किनारे पर विजयी रूप से वाकिर और डोलोरेस खड़े हैं। उनकी लड़ाई आखिरकार जीत ली गई है। मुश्किल से हिल पाने वाला बेलियल खांसता है, ये देखकर हैरान है कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं और उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है। वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ है। उसे लगता है कि उसकी हार असंभव है। भले ही हमला जानलेवा था, उसकी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, कोई और कारण होना चाहिए।
राक्षस की नज़र बार्थोलोमियो डी बोर्जुआइस के फटे पुराने मानव अवशेषों पर पड़ती है और उसे एक भयानक एहसास होता है। उसकी शक्ति कभी भी तिजोरी में रखे भौतिक सोने से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उस मूल्य से जुड़ी थी जो मानवता ने उस पर रखा था। घबराकर वो सोचता है, तो फिर क्यों? दृश्य तिजोरी के बाहर चला जाता है, जो उनकी मास्टर प्लान की सच्ची शानदार प्रकृति को दिखाता है। राजधानी की सड़कों पर अराजकता फैली हुई है, क्योंकि सोने के सिक्कों के बैग और पैसे के ढेर हर जगह बिखरे हुए हैं। डेमियन डी बुर्जुआ के लिए काम करने वाले लोग खुशी खुशी जनता पर पैसे फेंकते हुए देखे जाते हैं, जिससे एक आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। एक ऊंची बालकनी से दो लोग शहर को नीचे देखते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, योजना अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक दस्तावेज पर एक समाचार रिपोर्ट चमकती है, जो विनाशकारी आर्थिक प्रभाव की घोषणा करती है। एक आपातकालीन बुलेटिन रात भर राजधानी में भारी मात्रा में रहस्यमय और नकली मुद्रा वितरित किए जाने के बाद हाइपर इन्फ्लेशन की चेतावनी देती है। रिपोर्ट कहती है कि पैसे पर से भरोसा खत्म होने के कारण उसकी कीमत बहुत कम हो गई है। डेमियन डी बुर्जुआ इस रिपोर्ट को संतुष्टि भरी नज़र से देखता है। उसकी योजना पूरी तरह सफल रही। उनकी रणनीति का पूरा दायरा सामने आ जाता है। डेमियन ने राजीव टकसाल के डायरेक्टर के तौर पर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में नकली करेंसी बनाई, जबकि मास्टर व्यापारी सिंडी वेंडी ने अपने बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करके इसे पूरे साम्राज्य में फैला दिया, जिससे अर्थव्यवस्था और पैसे की कीमत का विचार ही खत्म हो गया। उनका लक्ष्य कभी भी राक्षस को जबरदस्ती हराना नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति के स्रोत पर हमला करना था, जिससे उसकी अमरता बेकार हो जाए। जब बेलियो मर रहा होता है, तो उसे आखिरकार समझ आता है कि उसे तलवार से नहीं, बल्कि एक शानदार साम्राज्य को तबाह करने वाली आर्थिक रणनीति से हराया गया है। अस्त व्यस्त शहर को देखती हुई एक बालकनी पर सिंडी वेंडी आर्थिक गिरावट की जानकारी देने वाली रिपोर्ट पकड़े हुए है। वो एक चालाक मुस्कान के साथ डेमियन डी बुर्जुआ की ओर मुड़ती है और कहती है कि वो नाइटआउट के कर्ज के कारण इसमें शामिल है, लेकिन उसे हैरानी है कि उसके कद का आदमी इतनी जोखिम भरी योजना के लिए क्यों सहमत हुआ। डेमियन डूबते सूरज को देखता है। उसके चेहरे पर गंभीर भाव है। वो बताता है कि नाइटआउट ने उसके लिए कुछ ऐसा किया जो दुनिया का कोई भी पैसा या कीमती खजाना कभी नहीं कर सकता था। इसके अलावा वो आगे कहता है कि नाइटआउट की शक्ति उधार लेकर वो अपने परिवार से बदला ले पाया, जो वो इतने लंबे समय से लेना चाहता था। इसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। सिंडी वेंडी अपनी बाहें मोड़ती है, ये मानते हुए कि वो समझ सकती है, क्योंकि वो खुद भी ऐसी ही स्थिति में थी। वे दोनों सहमत हैं कि उन्होंने खुद को एक सच में खतरनाक आदमी के साथ मिला लिया है। डेमियन कहता है कि उन्होंने जो अराजकता फैलाई है वो अस्थायी है। चूंकि नकली पैसा जादू से बनाया गया था, इसलिए इसका असर शायद सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। हालांकि वो सोचता है, नाइटआउट जैसे आदमी के लिए समय का वो छोटा सा हिस्सा दुनिया का भाग्य तय करने के लिए काफी है। वापस तबाह हुए खजाने में विकिर बार्थोलोमियो के टूटे हुए शरीर के ऊपर खड़ा है। वो ऊपर देखता है, ये देखते हुए कि 1 घंटा पूरा हो गया होगा। राक्षस अब अपनी शक्ति के स्रोत के बिना पूरी तरह से लाचार है। अब उसके पास सोखने के लिए और सोने के सिक्के नहीं हैं और उसकी ठीक होने की शक्ति खत्म हो गई है। डोलोरेस के पीछे खड़े होने पर विकिर हारे हुए राक्षस के पास जाता है। उसका लाल खंजर जानलेवा इरादे से चमकता है। वो घोषणा करता है कि बेलियल की सारी दौलत अब बेकार है और उसे अपनी मौत के लिए तैयार रहने को कहता है। वो हैरान होता है जब मरता हुआ बार्थोलोमियो हल्की हंसी हंसता है। उसके खून से सने चेहरे पर एक चुनौती भरी मुस्कान होती है। विकिर चिंतित डोलोरेस को देखते हुए पूछता है कि इतनी मजेदार बात क्या हो सकती है। राक्षस का चेहरा एक भयानक पागलपनी भरी मुस्कान में बदल जाता है और वो पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगा था कि वो बिना किसी तैयारी के आया होगा। अचानक जमीन से एक विशाल और जटिल बैंगनी जादुई घेरा निकलता है, जो विकिर और डोलोरेस को अपने शक्तिशाली प्रतीकों के अंदर फंसा लेता है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए बार्थोलोमियो अपनी आखिरी भयानक क्षमता बताता है। वो बताता है कि दुनिया में हर चीज का एक बराबर मूल्य होता है। ये श्राप उसे मारने की कीमत है, एक ऐसी कीमत जो सिर्फ मौत से ही चुकाई जा सकती है। वो इस अंतिम श्राप को, जो बराबर लेन देन पर आधारित है, इंडल्जेंस नाम देता है। दानव के आखिरी श्राप से गुस्सा होकर डोलोरेस विरोध में चिल्लाती है, ये कहते हुए कि किसी दानव को मारना कभी पाप नहीं हो सकता, और उसे ऐसी बकवास बातें बंद करने के लिए कहती है। हालांकि बार्थोलोमियो जादुई घेरे के अंदर से बस हंसता है। वो मजाक उड़ाते हुए बताता है कि दानव भी भगवान की रचना है और एक संत होने के नाते उसे किसी और से बेहतर पता होना चाहिए कि भगवान की किसी भी रचना को मारना पाप है। वो घमंड करता है, इस बात पर यकीन है कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उसे मारने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे।
उसके घमंड को विकिर खत्म कर देता है, जो शांति से आगे बढ़ता है और दानव के चेहरे के सामने एक कागज का टुकड़ा पकड़ता है। वो बार्थोलोमियो को बताता है कि उसके जैसे सुअर को मारने की कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है। फिर विकिर पूरा दस्तावेज दिखाता है, एक शानदार आधिकारिक दिखने वाला चर्मपत्र। ये एक इंडल्जेंस है, एक पवित्र कागज जो एक वफादार व्यक्ति के सभी पापों के लिए माफी देता है। ये दस्तावेज चर्च के ओल्ड टेस्टामेंट गुट द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी और गारंटीकृत है, वही गुट जिसके साथ बार्थोलोमियो जुड़ा हुआ था। दानव पूरी तरह से बिना कुछ बोले सदमे में घूरता रह जाता है। पासा पूरी तरह पलट चुका था, पाप की कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी थी। इंडल्जेंस का श्राप अपना असर दिखा रहा था। विकिर अपनी चमकती लाल तलवार उठाता है जैसे ही दानव विरोध में आखिरी हताश चीख निकालता है। विकिर अपने हथियार को जानलेवा ताकत से घुमाता है और बार्थोलोमियो के शरीर से सिर को साफ साफ काट देता है। कटा हुआ सिर हवा में उड़ता हुआ, खून का निशान छोड़ता हुआ गड्ढे की धूल भरी जमीन पर धड़ाम से गिरता है। ये एक छोटी अप्रत्याशित आकृति के पैरों के पास लुढ़क कर रुक जाता है। गड्ढे के किनारे से विकिर और डोलोरेस उस दृश्य को नीचे देखते हैं और एक नया भयानक सदमा उन पे छा जाता है। क्रेटर के नीचे खड़े होकर राक्षस राजा के कटे हुए सिर के ठीक बगल में उनका दोस्त सिनक्लेयर खड़ा है। डोलोरेस और विकिर दोनों मुड़ते हैं। जब वे उस जवान लड़की को नीचे देखते हैं तो उनके चेहरों पर अविश्वास का भाव होता है, लेकिन वहां खड़ी सिनक्लेयर वो खुशमिजाज दोस्त नहीं है जिसे वे जानते हैं। उसका चेहरा एक गहरे साये में ढका हुआ है और उसकी आंखें एक खतरनाक भ्रष्ट बैंगनी रोशनी से चमक रही हैं। जब वो मरे हुए राक्षस के ऊपर खड़ी होती है, उसकी मौजूदगी पूरी तरह से समझ से बाहर और डरावनी है।